Jai Hind, Jai Bharat, and welcome to Dev Talks. This is Adi Achint. Guys, I have someone really special. मेरे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं आज, मिस्टर शिव कुमार कुणाल वर्मा, हु इज एन ऑथर. आई थिंक भारत में आज जो मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री है, वॉर हिस्ट्री है, उसके बारे में इनकी किताबें आर लाइक टेक्स्ट बुक्स, इफ आई मे से दैट. आई हैव रेड द वन ऑन 1962, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. इट्स इट्स द बुक टू रीड. तो मैं पहले तो वो बुक दिखाना चाहूंगा. एंड सर, वेलकम टू द शो. नमस्कार, एंड आई एम ऑनर्ड टू हैव यू ऑन द प्लेटफॉर्म सर, विद योर एक्सपीरियंस, आपका नजरिया. एंड वी विल आपसे सीखेंगे जो चीजें हमको नहीं पता है. सो आई विल शो योर बुक एज वेल. एंड वेलकम टू द शो सर. Jai Hind, Adi, and Jai Hind to all your viewers. It's a pleasure to be with you today. I'm looking forward to our interaction. सर, शुरू करते हैं. आई वांट टू गो थोड़ा सा ना. नॉर्मली वॉर शुरू होती है कि भाई 62 में उन्होंने अटैक कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. सर, मेरे को थोड़ा बैकग्राउंड पता करना है, क्योंकि दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं. एक स्कूल ऑफ थॉट है कि हमारे जो चाइनीज स्कूल ऑफ थॉट है कि हमने चाइनीज को रिस्पॉन्ड नहीं करा अबाउट देयर वैलिड सो कॉल्ड जो भी उनके प्रॉब्लम से, तभी उन्होंने हमारे ऊपर अटैक करा. हमारा स्कूल ऑफ थॉट है कि भाई देवर इलीगली ट्राइंग टू टेक आवर टेरिटरी, एंड उसकी वजह से उन्होंने ये करा. तो सर, चाउ एन लाए का एक मेन रोल बनता है इसमें बीच में. तो उसके साथ आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट, एंड देन द फ्लोर इज योर्स. आई थिंक चाउन लाई के भी पहले जाना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसमें, जी. क्योंकि ये इसकी जो जेनेसिस है काफ़ी डीप रूटेड है. बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम दो चीनी डिविजन्स, ये तो दो तिब्बत की डिविजन्स हिंदुस्तान में आई थी, नीफा में आई थी. उस टाइम नीफा अनएडमिनिस्टर्ड एरिया कहलाता था, और वहाँ पे ब्रिटिश की पॉलिसी में वो उनकी वहाँ पे दो असम राइफल्स की पलटनें थी. एक 5 AR 5 असम राइफल जो आपका तवांग और ये जो केमंग क्या कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उस पे थी, मेनली रूपा में बैठे हुए थे. और 2 AR थी जो आपका ईस्टर्न फ्लैंक देखता था, ये वालोंग और किबुतु और ये वो. उस टाइम तो वालोंग किबुतु नहीं था. उनका मेन रोल था कि ये जो हार्डी ट्राइब्स को उस टाइम खोल रहे थे, जो सियांग और दिवाग रिवर का जो एरिया है, उस एरिया में उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रहा था जैसे जैसे एरिया खुल रहा था. तिब्बत की जो दो डिविजन थी वो उस टाइम उन्होंने देखा कि ब्रिटिश का ये जापान से काफ़ी पिटाई हो रही थी पहले 42-43 में, जब पूरा बर्मा गिरा और सिंगापुर गिरा और वो पीछे आ रहे थे, हट रहे थे. तो उस टाइम उनकी दो डिविजन आई हैं, और वो एक डिवीजन तो आपकी खेंजेमाने रूट से आई है और एक डिवीजन आपकी वो पुशांगला साइड से आई है. और दोनों आके रूपा के भी आगे निकल गए. उसमें कोई ब्रिटिश डिड नॉट चैलेंज देम, और वो आके बालुकपोंग में आके बैठ गए. 2 साल के लिए बैठे हुए थे वहां पे, और इनका पूरा काम ये था कि उस एरिया को सर्वे करना. तो वो अपने कदम मार के इधर से ये वाला पगडंडी जा रही है, इधर है, ये है, ये है. उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़े एमिनेशन डंप्स की भी एरियाज रखी वगैरह की. और कई लोग थे जो इनके साथ, जो तवांग के थे सिटीजन, उनको इन्होंने अपने ऑर्डरलीज के रोल में और सेवादार के रोल में लिया था. तो मैं एक दो लोगों ने मुझे इसके बारे में काफी डिटेल में बताया था. इनका काम था कि अगर तो जो अंग्रेजी हुकूमत थी वो वर्ल्ड वॉर 2 में पिट जाती, अगर कोई बैटल ऑफ कोहिमा और मणिपुर का रिजल्ट उल्टा होता, तो तिब्बत ने चुपचाप ये पूरा निफा का एरिया पे अपना क्लेम कर देना था, क्योंकि उनके हिसाब से अंग्रेजों में वो फिर क्षमता नहीं रहती उनको टेक ऑन करने की. वैसे भी जब वो आए थे, ब्रिटिश पॉलिसी वॉज कि आ गए हैं, उनको मालूम था आ गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप वो रूपा में बैठे रहो, यार इनकी मूवमेंट्स मॉनिटर करो, लेकिन आप उनसे कोई पंगा मत लेना, क्योंकि उनका दे कुडंट ओपन अप अनदर फ्रंट. उनका तो पूरा बर्मा में वो पूरा चल रहा था. जब इन्होंने देखा कि कोहिमा और ये टाइड उल्टी हो गई है, तो ये चुपचाप उठ के वापस चले गए थे. और ये डिवीजन का रोल 62 में भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था,
क्योंकि जो उस टाइम इनके सिपाही थे वो जेसीओस बन गए थे ये उनको, और उसका पॉइंट ये था कि 62 में हम लोगों को उस एरिया में कम मालूम था कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, इनको ज्यादा मालूम था। इन्होंने पूरा सर्वे किया हुआ था। अब बात आई 49 की, जब ये पीआरसी ने जो कुमिंगटांग गवर्नमेंट को बाहर निकाल दिया और वो फिर ताइवान चले गए। फॉर्मोसा उस टाइम कहलाता था, और उन्होंने सारे रिकॉर्ड वगैरह लेके उधर चले गए। पर जो जो नेशनलिस्ट चाइनीज आर्मी थी जिसके साथ इंडियन ट्रूप्स भी लड़े थे, बल्कि इंडियन ट्रूप्स का चाइनीज का काफी लो ओपिनियन होता था, उनको अफीमची बोलते थे। एंड वो जो लीडो रोड वगैरह उस एरिया में बल्कि 2 राजपूत के साथ 1-2 चाइनीज पलटने भी थी। तो इनका परफॉर्मेंस जो था वो अलग टाइप के थे। हम लोगों को ये स्वभाव, हमारे जो ऑफिसर्स थे उनको ये बात समझ नहीं आई कि जो नेशनलिस्ट ट्रूप्स हैं और जो माओ की पेजेंट आर्मी है, इसमें बहुत फर्क है। तभी तो नेशनलिस्ट ऐसे बुरी तरह से पिटे थे कि वो हर एक चीज छोड़ के भागे वहां से, क्योंकि जो जो पेजेंट आर्मी थी वो तो डिफरेंट कप ऑफ टी, जो उन्होंने कोरिया में भी साबित कर दिया, और जो बाद में जो उनके जो एक्शन हुए हैं वहां पे, उनकी परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट थी। ये सब चीजें, हमारे अपने प्रॉब्लम्स बहुत थे। हम खुद 47 में आज़ाद हुए हैं, और उस टाइम ये जो नीफा का एरिया था, इसको हमने उसी पोजीशन में रखा कि अनएडमिनिस्टर्ड एरिया है, उसको हमने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में लिया है। वही 2 असम राइफल की पलटने वहां पे थी, और जो असम के गवर्नर थे उनके अंडर कर दिया ये। और एमईए के आर्मी वाज इस एरिया में वाज नॉट अलाउड। अलाउड मतलब अलाउड, जो आर्मी कमांडर होता था उसको बोलते थे कि ईस्टर्न कमांड उस टाइम लखनऊ में होता था, उनको बोला कि आप इस एरिया में वेंचर नहीं करेंगे। सो आर्मी वाज कट ऑफ कंप्लीटली। सो दिस वाज ये ऐसी सिचुएशन थी उस टाइम। और जब चाइना ने, जब जब इनकी पीआरसी बना है, इनका मेन चीज था, माओ की पूरी पॉलिसी बड़ी एक्सपेंशनिस्ट थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंकियांग को अपने फोल्ड में ले लिया। सिंकियांग उस टाइम रशिया और चाइना का दोनों का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता था, पर इस टाइम चाइना को उन्होंने कहा कि ठीक है, रशिया को आउट करके हम सिंकियांग को उन्होंने नेक्स्ट के लिए, उसको क्या उन्होंने बोला है ऑटोनोमस रीजन, ये वो सब नॉमेनक्लेचर्स हैं जिससे कोई मतलब नहीं है। बेसिक इशू ये है कि वो चाइना के अंडर कंट्रोल में आ गया। अभी तक इंडिया का कोई बॉर्डर चाइना के साथ नहीं था। वी हैड जीरो कांटेक्ट विद देम। देवर कोई देश था जो पैसिफिक ओशन के पास कहीं है। हाँ, बॉक्सर रिबेलियन में हमारी पलटन में गई थी एक्सेट्रा, पर उसके आगे हमको चाइना के साथ बहुत कम इंटरेक्शन हुआ था। फिर इमीडिएटली सिंकियांग के बाद इन्होंने तिब्बत को ले लिया 1950 50 में या 51। जब इन्होंने इसको एनेक्स किया है, तो इनके जो ट्रूप्स आए थे वो इधर से नहीं आए थे, वो आपके ईस्ट कोस्ट से नहीं आए थे, वो सिंकियांग के थ्रू आए थे। और जो रास्ता उन्होंने लिया था वो अक्साई चेन के थ्रू काटते हुए, वो सी अक्साई चेन की जो हाइट है ना वो बड़ी ऊंची है। यहाँ का बेस ऑल्टीट्यूड करीबन 17,000 है। जैसे हमारे एरिया में पैंगोंग सो वगैरह, वो जो 114 सेक्टर है हमारा, वो वहाँ का बेस ऑल्टीट्यूड 13.5 और 15 के बीच में है। जी। तो जो आपका अक्साई चेन है वहाँ पे 17, और फिर हाइट्स उसके ऊपर 3-4 हजार फुट और ऊपर जाती हैं, पीक्स वगैरह। और वो पूरा हार्ड ग्राउंड सॉलिड है, पर उसमें वहाँ पे कोई सड़क और पगडंडी बनाने का ज्यादा इंजीनियरिंग फीट नहीं है। इट्स इंड्योरेंस थिंग रादर, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट एरिया है, वो रेन शैडो में पड़ता है, वो आपके हम्म। उस तरफ ज्यादा बारिश नहीं होती है। हम लोग सदर्न साइड ऑफ द रेन शैडो में है, ये नॉर्दर्न साइड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारे को लेफ्ट से राइट जाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमको सीधा वापस जाना पड़ता है, पता नहीं किस किस्म की सड़कें, वो बारिश में वैसे भी आधे से ज्यादा बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करने में। चाइना के लिए इट्स लाइक अ टेबल टॉप। वो लासा में बैठ के आपको कहीं भी हिट कर सकते हैं, ये आपको समझना है। पर उस टाइम इनको सिंकियांग और लासा को कनेक्ट करना था। तो इनकी जो फोर्स आई है, 5,000 आदमी या जो भी उनका इनिशियल ट्रूप मूवमेंट था, इस एरिया से आया था। तो इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू तो बहुत ऑब्वियस थी कि इनको इस एरिया को हड़पना पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे इसको मेंटेन करेंगे। हमारे पास, इंडिया के पास, क्योंकि वी हैड इनहेरिटेड इट फ्रॉम दी, अंग्रेजों से लिया था, तो हमारे पास वहाँ पे काउंसुलेट था। हमारी 2 पलटनें भी थी जो वहाँ पे चुम्बी वैली के आसपास बैठी हुई थी, और हमारा मिलिट्री प्रेजेंस था उस टाइम।
जब ये चाइनीज़ आए हैं, तो उस टाइम जो बीएन मलिक थे, जो हमारे इंटेलिजेंस हेड थे आईबी के, उन्होंने कहा कि हमको मिलिटरीली इंटरवीन करना पड़ेगा, इनको रोकना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो फिर अमेरिका भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, वो कम्युनिज्म उस टाइम एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसमें जनरल करियप्पा, जो हमारे कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा एक इन्फेंट्री बटालियन है स्पेयर करने के लिए, और इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो एक इन्फेंट्री बटालियन से आप क्या करते हैं? बेसिकली मिलिट्री इंटरवेंशन बिकेम अ नो-नो इन दिस एरिया। अब इसी टाइम पे अगर आप उनके जो चाइनीज मैप्स देखिए 50s के, अर्ली 51 के, दे वर फॉलोइंग की जो अंग्रेज कह रहे थे, वो उसको थोड़ा सा डैश 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 करके दिखाते थे, बट इट वाज शोन एज इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश टेरिटरी रादर देन इंडियन। अब ये चीजें धीरे धीरे इवॉल्व हुई। उसके बाद 54 में इनके पहले नक्शे छपने लग गए, जिनमें इन्होंने अक्साई चीन अपने एरिया में दिखाना शुरू कर दिया। और वो जो पूरा वो एरिया वैसे भी थोड़ा सा अनडिफाइंड सा था, क्योंकि पर वहां पे जेएन के स्टेट फोर्सेस की एक टुकड़ी बैठी रहती थी ऊपर, एंड उसको भी हमने विड्रॉ कर लिया था। तो ये एरिया पूरा खाली हो गया। अब इन्होंने जब ये लाइन काटी थी, तब हमारे जो आर्मी हेडक्वार्टर्स वगैरह में जो बैठे हुए थे, और नेहरू जी जो आपके डिफेंस वही हैंडल करते थे, जो कृष्णा मेनन थे, लेकिन नेहरू वाज योर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, एंड ये सारी चीजें उनके अंडर आती थी। उन लोगों को ये महसूस होना चाहिए था कि अक्साई चीन एरिया ये इनको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होगा। अब आए आपके पॉइंट पे 1956 में, कि जब कोई चिट्ठी भी लिखी थी इन्होंने, कि उन्होंने इंडिकेट किया था डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, तो चाइनीज कभी डायरेक्टली नहीं बोलेंगे। आप उनकी जितनी भी चिट्ठियां पढ़ लीजिए, उस पीरियड की एक वाइट पेपर है, सारा कंपाइल हो रखा है, उसमें गोल मरोड़ के ही बोलते हैं। पर 56 में चौवन दिल्ली आए थे, और उस टाइम जो अपने चीफ एडिटर थे हिंदुस्तान टाइम्स के, दुर्गा दास, वो बहुत उनको टाइम मिला, करीब थे कि नहीं थे तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उन्होंने उनको जीरो इन किया कि इनसे हम बात करते हैं, एज ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो भी होता है, और उन्होंने साफ बोला था कि आप हमको अक्साई चीन दे दीजिए, और उसके बदले में हम कोई क्लेम नहीं करेंगे नीफा में। अब नेहरू का रिएक्शन इसमें बिल्कुल ही जस्टिफाइड ऑल्सो। उन्होंने कहा कि क्या साला, मेरे घर में चोर घुस गया है, मुझे कह रहा है कि आप मुझे ये कमरा दे दो, मैं आपका दूसरा कमरा नहीं क्लेम करूंगा। सो ही रिएक्टेड एंग्रीली। इंटरेस्टिंगली आदि, इसकी जो जितनी भी ट्रांसक्राइब मीटिंग्स हुई हैं नेहरू के साथ, ये सब ट्रांसक्राइब किसने की है? कृष्णा मेनन ने। एक इतनी मोटी डॉक्यूमेंट था जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी में। जब मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी 19 से ये लॉन्ग रोड टू सियाचिन, उस टाइम मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिल गया था। उसको मैंने जब आई कोटेड फ्रॉम दैट पहली एक्सटेंसिवली, वो कृष्णा मेनन ने खुद ट्रांसक्राइब किया हुआ है, और उसको वो पढ़ने लायक है। उसमें नेहरू रीचेस फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर ब्रैकेट्स, फिर बोलते हैं नेहरू बात कर रहे हैं पेरू की, कॉन्गो की, योर एक्सेलेंसी दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, और अक्सर वो चौवन लाई चुपचाप सुन रहा है। 2.5 पन्नों के लिए तो नेहरू का एक डिस्कोर्स होता है। फिर नेहरू रीचेज आउट टू टेक अ सिप ऑफ वाटर, तो चौवन लाई की आवाज निकलती है, कहता है बेसिकली टू सम इट अप, कहता है मी अक्साई चिन यू निफा। नेहरू इग्नोर मारता है, वो फिर अब जाके किसी और चीज की लंबी चौड़ी बात करते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक डांस चल रहा था, और ये एक दो मीटिंग नहीं है, ये 4 5 6 7 मीटिंग है। हैदराबाद हाउस में मिले, इधर मिले, और सारे ट्रांसक्राइब किए हुए। ये डॉक्यूमेंट इंटरेस्टिंगली आफ्टर मेरी जब किताब निकली थी, ये गायब हो गया, क्योंकि जब मैं 62 की किताब के लिए गया था, वहां ढूंढा काफी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। एनीवे, ये सब चीजें हुई हैं, और ये काफी अजीब सी हुई है। तो चाइना ने 1956 तक, तो उसके उसके पहले जो हुआ है वो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 54 में हमारी उनसे वो पंचशील एग्रीमेंट हो गई थी। और सबसे बड़ी चीज जो नेहरू ने की, जो एक बार ही उनका पर्सनली, जब उनसे कोई बात करता था, ही हैड अ लॉट ऑफ मिसगिविंग्स अबाउट चाइना। नेहरू 1 साल काटा था उन्होंने चाइना में इंडिपेंडेंस के पहले, जब वो चिंग शेक के साथ भी घूम रहे थे ये वो। लेकिन नेहरू का जो 1 साल था,
उसमें मेरे ख्याल से अगेन जैसे इंडियन आर्मी का इंटरेक्शन नेशनलिस्ट आर्मी और नेशनलिस्ट चाइनीज के साथ था, और ये वाला उनको भी वही माइंडसेट की चाइनीज ऐसे होते हैं, और वो जो चाइनीज थे वो तो सब फॉर्मोसा चले गए थे। ये आपका कंप्लीटली डिफरेंट ब्रीड आ गया था पीआरसी। सो समहाउ ही मिसरेड द होल थिंग। एंड जब ये पहुंचे हैं वहां पे, आई डोंट नो व्हाई ही डिड दिस, बट उस टाइम टू सस्टेन 5000 मैन इन लासा और इन तिब्बत, इनको चावल की बहुत जरूरत थी। अब तिब्बत में उस टाइम अनाज नहीं उगता था, बाली वाली होता था थोड़ा बहुत। तो ये सारे घोड़े लाद के कालिम्पोंग से गए हैं आपके ये जलेपला कपास और उधर से। एंड नेहरू सप्लाइड द चाइनीज, बेसिकली उन्होंने सस्टेन किया उनको। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस आर देयर। मे बी एक बारी मैं गोल्फ खेल रहा था डीजी असम राइफल्स के साथ, उस टाइम करण यादव साहब थे, जनरल करण यादव। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा, जी सर, आप अब डीजी असम राइफल्स तो हो, कई सारी चीजें हैं जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है, आपका उनका नाउ दैट यू हैव एक्सेस कि हुआ क्या क्या हुआ, आपका क्या व्यू है उसमें? मैं बस एक दो इनसे, तो उन्होंने एक चीज बोली थी जो मैं घड़ी घड़ी रिपीट करता हूँ कि ये देखो, हमको विद द हाइंडसाइट ऑफ हिस्ट्री हमको काफी सारी चीजें मालूम है, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये ऐसे करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, लेकिन हमको एक चीज कभी नहीं मालूम पड़ेगी, वो है, और ये मिलिट्री हिस्टोरियंस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कि एक्चुअली उसमें सर्कमस्टांसेस क्या थी और आदमी के पर्सनली क्या दिमाग में जा रहा था। सो व्हाट वाज नेहरू एक्चुअली ट्राइंग टू डू? उनको मेरे मेरे हिसाब से तो उनको पहले ही समझ में आ गया था कि ये सड़क बना रहे हैं वहां पे, क्योंकि वहां के हमारे जो मिलिट्री एडवाइजर्स वगैरह हैं जो पीकिंग में थे उस टाइम, उन्होंने बोला था इनको कि हो रहा है। उन्होंने उसको इग्नोर किया है, और मेरे ख्याल से इन्होंने सोचा कि मैं अगर चाइना को थोड़ा प्लेकेट करूंगा तो मे बी, उनको लग रहा था कि हम इनसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। नेहरू के अपने ख्याल थे, ही वांटेड टू पोस्ट कॉलोनियल एरा में एग्जैक्टली हो क्या रहा था उस टाइम। आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया की हालत क्या थी। आजकल तो हम बड़े आराम से घूम रहे हैं, सबके घर में कलर टीवीज हैं, गाड़ियां हैं, ये है वो है, रेफ्रिजरेटर्स हैं। उस टाइम मैं जब बच्चा था, 4-5 साल का, अगर हमारे घर में एक ट्रांजिस्टर रेडियो होता था तो आप बड़े पहुंचे हुए थे। गाड़ी की तो बात कुछ और होती थी। तो सर्कमस्टांसेस इंडिया, नो, अनाज नहीं था खाना खाने के लिए, तो उस टाइम शायद these were issues which have to be looked at. So you can't paint everything with a black brush, but basically there were a lot of things which, जिसमें काफी गड़बड़ हुई है। और ये 56 तक तो चाइना ने अपना इंटेंशंस काफी क्लियर कर देते, और नेहरू ने इसको कन्फ्रंट किया था कि आपने 54 के मैप में आप ऐसे क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने उसको 54 लाइन उसको ब्रश ऑफ कर दिया था। उसने कहा था कि ये कोई यूनिवर्सिटी है, उसको आप ध्यान मत दीजिए, ये वो। तो दे वर प्लेइंग देयर डिप्लोमेटिक गेम्स। लेकिन चाइना का मकसद और उनका मेन रीजन काय को इंडिया के साथ पंगा लेना, तो मेरे ख्याल से उनका 54 से ही काफी क्लियर हो गया था, क्योंकि माओ तुंग की जो ये बेसिक अप्रोच है, उनकी फिलॉसफी वेरी क्लियर है, दे कैन नॉट बी टू टाइगर्स ऑन वन हिल। एंड इन द पोस्ट कॉलोनियल एरा ही वाज, जैसे उनको चांस मिलने वाला था उन्होंने नेहरू को ऐसा थप्पड़ लगाना था, वही किया है। उन्होंने बोला है एक स्पीच में जिसमें पारिकर साहब भी थे, और उन्होंने बोला है हम ये करेंगे और हम इनको ऐसे हराएंगे और हम इनके इतने मारेंगे और फिर हम वापस आएंगे और हम वहां से क्लियर आउट भी कर देंगे, और फिर 50 साल बाद फिर करेंगे जो उन्होंने किया है 212 में। सब लोग गलवान की बात करते हैं 220 में, लेकिन 212 में ये आए हैं, क्योंकि ये जो माओ का जो लिटिल रेड बुक है इनके लिए गॉस्पेल ट्रूथ है, ये इसको डिफाइन जी। करता है क्या। सर सो ये बेसिकली आपने बैकग्राउंड, ये आप तो इनका होना ही था। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि आप बोल रहे हो कि एक स्पीच में उन्होंने बोला था। एंड कई लोग बोलते हैं सर उन्होंने टाइम तक बताया था कि 62 63 के बीच में हम लोग ये करेंगे। अ, अब ये तो एक्चुअली थोड़ी सी अकलमंदी की बात थी, क्योंकि जनरल थोराट की जो एक्सरसाइज है लाल किला वगैरह जो बाद में 61 में होल्ड हुई है, उसमें साफ दिया हुआ है कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अब आप उसको देखना ना चाहो तो फिर वो बात दूसरी है, हम उसकी थोड़ी चर्चा बाद में करेंगे अभी, क्योंकि लेट्स गो लिटिल सीक्वेंशियली। बट बेसिकली इनका ये
उन्होंने तो रोड कंस्ट्रक्शन उसी टाइम शुरू कर दी थी ना, 1952 में स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पे रोड बनाना, जैसे मैंने पहले बोला है, कोई मेजर इंजीनियरिंग फीट नहीं थी उसमें, तो उसमें बस वहाँ तो आप मैं लद्दाख में रह चुका हूँ 1980s वगैरह में, जब कोई बहुत कम सड़कें होती थी। मेरे पिताजी 70 इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर रहे थे क्यारी में। हम लोग जब जाते थे डुमटी-शुमटी के साइड, कई बारी तो बस जोंगा लेके हम लोग, ये वाइल्ड एसेज है ना वहाँ पे जो कियांग कहते हैं, वो भागते थे आगे, अटारी स्टाइल उनकी फिल्मिंग और फोटोग्राफी करते थे। तो इस तो गाड़ी को बस चला दो यार, वो पूरा स्क्री है, स्क्री होता है बिल्कुल टूटे हुए पत्थर, बजरी टाइप, स्लाइटली बिगर, पर उसमें वो खुला एरिया है, उसमें आप कहीं भी चले जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ बारिश नहीं होती थी। हमने वहाँ जाके खूब पेड़ वेड़ लगा दिए लद्दाख में, और फिर वहाँ का भी वेदर बदल गया है। पर उस टाइम मड ब्रिक्स होती थी घरों में, तो उसमें भी जब बारिश होने लगी तो मड ब्रिक्स भी पिघलने लगे। अब घर के आए जैसे छोटे हो गए, उसके बाद मड ब्रिक्स बाहर चली गई, फिर उसके बाद आपके अब सीमेंट और लोहा आने लग गया, तो अब पूरा माहौल बदल गया और एनवायरनमेंट की हालत फिर फीड्स ऑन इटसेल्फ। एक बारी वो पैटर्न शुरू हो जाता है तो सब हर एक चीज शुरू हो जाती है। तो चाइनीज का जो मेन इशू था कि दे वर नॉट टेस्टेड बाय द, ऑफ कोर्स उनका ऑल्टीट्यूड और ठंड और ये सब, तो आधा चाइना उनका तो क्लाइमेट ही ऐसा ही है, लेकिन ये हाई ऑल्टीट्यूड में उनको सर्वाइव करना था ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, व्हिच दे डिड। हमारा जैसा नहीं है, क्योंकि व्हाट किल्स यू, इट्स द स्नोफॉल। जहाँ पे आपके 7-8 फुट या बर्फ गिर गई, या 15 फुट बर्फ गिर गई, या 26 फुट बर्फ गिर गई, आप तो फिर खत्म। तो आपका जैसे बाद में कारगिल का जो द्रास वाला जो सेक्टर है, वो सियाचिन से भी खराब है, क्योंकि वहां पे जितनी बर्फ गिरती है उसमें, तभी तो हम लोगों को पोस्ट पोस्ट वेकेट करने पड़ते थे उस टाइम, क्योंकि वहां पे विंटर में कोई रह नहीं सकता था। So yeah, सर from 56 it was pretty obvious this is going to happen, and almost all appreciations were pointing to it. It's not just the Thorat papers, यार। uh, एक जनरल कलवंत सिंह कमेटी बैठी थी 52 या 53 में। जी, जी। उन्होंने कहा था, 53 में उनकी रिपोर्ट आई है, वो भी अभी क्लासिफाइड है। सब हेंडरसन ब्रुक्स रिपोर्ट की बात करते रहते हैं, लेकिन कलवंत सिंह रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि हमारे पास 9 साल हैं टू प्रिपेयर, क्योंकि ये बिल्डअप करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये इनको 1962 में अटैक करेंगे, बोल गए। हिम्मत सिंह कमेटी थी आपकी, जो बेसिकली नीफा को देख रही थी। उनकी रिकमेंडेशन थी कि आप बेटर ये जो लाइन ऑफ ये जो मैकमोहन लाइन है, इसको आप इस्टेब्लिश कीजिए, इसमें आप पोस्ट बनाइए, नहीं तो आप क्या बोलेंगे। ये सारी डिसीजन नेहरू ने ली हैं, एंड फॉर दिस यू हैव टू रिस्पेक्ट द मैन। उन्होंने काफी उसका इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में नहीं था कि आर्मी हेडक्वार्टर्स का था, क्या था उसमें डील हो सकती है। अगेन हमको एग्जैक्टली सर्कमस्टांसेस और एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी नहीं मालूम है, लेकिन ये लाइन तो इन्होंने एस्टैब्लिश की है। और उनकी फॉरवर्ड पॉलिसी, जिसपे आजकल उनको हर एक, मैंने टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा कि नेहरू डिजास्टर्स फॉरवर्ड पॉलिसी, डिजास्टर्स, अगर वो करते नहीं तो आपके पास शायद ये एरिया नीफा होते ही भी नहीं। नहीं बचना था। एब्सोल्युटली सर, वो भी नहीं बचना था, क्योंकि फिर तो तो वो सर कोई ऑपोजिशन ही नहीं थी, वो तो सीधा आके सेट डाउन, उसका एक बार वो बैठ गया, फिर आप क्या करेंगे। क्या करोगे? तो सर 59 के बाद जब पता चल गया कि भाई कुछ अभी तो रेजोल्यूशन हो नहीं रही है, स्पेशली 60-61 मिड तक सबको आइडिया हो गया था कि यार ये बैठ नहीं रही है बात। एंड दिस इज समथिंग बहुत एविडेंट है उस टाइम की राइटिंग्स में, अगर आप देखें पीपल न्यू कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सर ये इट कहाँ पर मिस हुआ कंप्लीटली कि भाई हमको पता ही नहीं चला इन लोगों ने अटैक कर दिया कि क्या है? बिकॉज़ ये पीपल न्यू ये कुछ ये हो रहा है। दिस वाज नॉट वांटिंग टू लुक एट समथिंग। अब हम कह रहे हैं हमको नहीं मालूम था, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमको सब मालूम था। वी न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन। नेहरू डिडंट वांट टू एक्नॉलेज इट, वो बात दूसरी है। और अगर उसमें उसमें भी कारण है, क्योंकि 54 में नेहरू को, वो एक तो बांगडुंग कॉन्फ्रेंस में भी ही वाज बेसिकली अपने आप को चाइना की तरफ से भी बोल रहे थे। एक हमारे इंटरप्रेटर थे जो वो मैंड्रिन समझते थे, उनको नहीं मालूम, चाइनीज को नहीं मालूम था। नेहरू अगेन कोई अफ्रीकन कंट्री से बात हो रही थी, नेहरू उठ के चाइना की तरफ से बोलने लग गए। तो जो उस टाइम चाउन लाई लीन्ड अक्रॉस टू देयर फॉरेन मिनिस्टर और समथिंग, उसने चाइनीज में बोला, इसे जी अपने आप को समझता क्या है। एंड आवर इंटरप्रेटर हर्ड दैट एंड इट वार्न नेहरू कि देखो, आपके डोंट गेट कैरिड अवे, आप थोड़ा इनका झंडा लेके चल रहे हो, लेकिन मे बी दे डोंट वांट यू टू डू दैट, यू नो, बिकॉज सी चाइना वाज अ पराया कंट्री।
उस टाइम कोई उनसे बात नहीं करने को तैयार था। मेरे ख्याल से कनाडा से उनसे डिप्लोमेटिक था और इंडिया के साथ था, उसके उसके अलावा और कोई था नहीं, कोई उनसे बात ही नहीं करने को। एवरीबडी वाज नॉट वांटिंग टू टॉक टू चाइना इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 सिनेरियो। नाउ 59 के बाद साइंस, ये नहीं है कि हमको सब पता चल गया 59 में क्या हो रहा है। लेट मी पुट इट दिस वे, हम छुपा नहीं पाए कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जब लॉन्गजू इंसिडेंट हुआ है, जब उन्होंने फायरिंग वायरिंग हुई है पहली बारी, तब ये पीटीआई में छप गया ये कि सो मेनी चाइनीज ओपन फायर, ये हो गया। सो सडनली जो पंचशील का हिंदी हिंदी चीनी बाई बाई, हिंदी चीनी बाई बाई का जो नारा लगा हुआ था, दैट इवेपोरेटेड ओवरनाइट। तो इंडिकेशंस तो 1954 से चल रही हैं, तो आप किसको उल्लू बना रहे थे? आप पार्लियामेंट में नहीं, आप डिनाई कर रहे हो, हर एक जगह आप डिनाई कर रहे हो, क्योंकि आपका ये हिंदी चीनी बाई बाई और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और ये सब चीजें आपका फोरफ्रंट में था। अगर आप एडमिट कर देते कि नहीं, हमारा ये चाइनीज के साथ पंचशील एग्रीमेंट बिल्कुल वन साइडेड है और स्टूपिड है, तो फिर आपका किस टांग पे खड़े होते आप? तो इसको डिनाई करते 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 करते, पर जब लॉन्गजू में जो इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद पीटीआई की रिपोर्ट्स के बाद, ये वंस द बलून वेंट अप, दे कुड नॉट हाइड इट। ये तब पार्लियामेंट में जब ये अटैक आया है अगले दिन, तब नेहरू ने नी जर्क रिएक्शन में सबसे बड़ी गलती की है। उन्होंने इमीडिएटली ही सेड, आई एम इंडियन आर्मी इज टेकिंग ओवर नीफा। उसी दिन हुआ है ये, और इसी से फिर तिमाया का रेजिग्नेशन आया। तिमाया हैड नो आइडिया, तिमाया से आपने पूछा भी नहीं है। सडनली आप कह रहे हो नाउ द एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इज दिस, लद्दाख इज आल्सो देयर। नहीं, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? तो जब तिमाया गए हैं उनके पास, रिजाइन कर, रेसिग्नेशन कर दिया था उन्होंने, और जब उन्होंने रिजाइन किया है, तो ये उसके पहले कृष्णा मेनन ने इनको अपने ऑफिस पे बुलाया और ऐसी गंदी तरह से उनसे बात की, जो कृष्णा मेनन की आदत थी। वो थोड़ा सा बहुत ही अपने आप को समझते थे कि गॉड जोन लाइट कंट्री से आए थे, तो वो गॉड जोन पर्सनालिटी भी थे, और नेहरू कहते थे इंटेलेक्चुअल जायंट, उनको उस किस्म की डील दी हुई थी। उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी इनकी कि तो देखो तुम कर क्या रहे हो। फिर जब ये गए तीन मूर्ति में, तो वहां पे नेहरू भी वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा तिमाया को, देखो वो तो लॉन्गजू में आ गए हैं, इंडियन पब्लिक पैनिक में, अब आर्मी चीफ रिजाइन कर देगा तो कैसा लगेगा। तो उसको करके उन्होंने उसको विड्रॉ करवा लिया। और फिर अगले दिन जब नेहरू फिर पार्लियामेंट में खड़े हुए हैं, सारा ब्लेम उन्होंने थिमाया पे डाल दिया। चाइल्डिश, ये रेसिग्नेशन, ये वही थिमाया का उसके बाद लेम डक स्टेटस हो गया, क्योंकि ही लुक्ड वेरी स्टूपिड। तो ये पूरा 1959 के बाद जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए हैं, इसमें ये कवर अप नहीं कर पाए। ये नहीं है कि इनको मालूम नहीं था। आपके पिताजी जगन्नाथ के स्क्वाड्रन के हैं, 106 पीआर स्क्वाड्रन के। इन लोगों ने तो 1961 के बाद नहीं, 62 के अर्ली मंथ्स में क्या क्या सॉर्टीज फ्लाई की हैं उस एरिया में, हमको हर एक चीज मालूम थी, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जगन्नाथ के साथ उन्होंने तो ये किताब जिसकी आप चर्चा कर रहे हो, 62 वॉर दैट वाज़न्ट, इसको जो बॉम्बे में हमने रिलीज की थी, तो जगन्नाथ ने रिलीज की थी, और वो तो रो पड़ते थे एवरी टाइम ही यूज्ड टू रीड सम। अभी अभी खत्म हुए हैं, अभी ही पास्ड अवे आई थिंक अबाउट अ ईयर अगो, वो उससे भी कम। वो जब मेरे को फोन करते थे लोग, उनके उनके अपने फैमिली मेंबर्स कहते थे कि अब वो 90 कुछ हो गए हैं, थोड़ा वो हो गए, पर उनका जो उस पीरियड की मेमोरी थी ना, उसमें ही हैड नॉट लॉस्ट इवन उसका एक स्विच भी, जैसे कि कहाँ पे क्या है, उनको सब चीजें याद थी। ही यूज्ड टू क्राई, ही यूज्ड टू टेल मी कि कुणाल ये देखो तुमने ये लिखा है और ये बिल्कुल सच है, और ये देखो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। और मैं कहा सब मालूम है, अब क्या करें। दौलत सिंह ने तो जब लड़ाई के बाद बोला है कि मुझे वी वर कॉट बाय सरप्राइज, दौलत सिंह ने खुद उनकी साइटेशन एमवीसी की लिखी है कि उन्होंने मेरे को हर एक चीज, क्योंकि लद्दाख में आपको वो सड़कें दिख जाती हैं, उनके पोस्ट पे जा रही है, उन्हें ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आपको ले जाएगा वहां पे। उन्होंने तो गाड़ी के नंबर प्लेट तक फोटोग्राफ किए हुए थे। सो ये कि हम लोग भी वो कॉट बाय सरप्राइज, ये हो गया वो हो गया, ये है कि जो आईबी का जो पूरा रास्ता, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, वो उस वाले चक्कर में डीजीएमओ भी फंस गया उसमें, आर्मी भी फंस गई सारे। उसमें, गवर्नमेंट फंस गई, सब उसी में आ गया। और इसका मेन चीज भोलानाथ मलिक जी हैं, जिन्होंने कि वो, उनको पता नहीं, उनका कॉन्फिडेंस यूएस सिस्टम हो रहा था, कहाँ से आ रहा था भगवान जाने, लेकिन नॉन यूज ऑफ एयरफोर्स वगैरह सब, एवरीथिंग इज बेसिकली आईबी है। वो बहुत बहुत ही सैड सीरीज ऑफ इवेंट्स है सर।
बट मैं सर 1959 में, एंड इसके बाद लेट्स डिग इनटू द वॉर इटसेल्फ सर। 1959 में सर एक हमने और गलती करी थी कि जो लेटर्स एक्सचेंज हुए थे सर बिटवीन चावनलाल एंड नेहरू, उसमें हमने एक एक जगह पे वी हैव मेंशनड इट डिस्प्यूटेड, यू नो द रीजन ऑफ लद्दाख अक्साई चिन इज डिस्प्यूटेड। एंड मैंने काफी लोगों से बात करी है जो मतलब चाइनीज के साथ ऑन ग्राउंड नेगोशिएशंस करते हैं इन मोरगो, इन यू नो इन दीज एरियाज, चुशुल में एंड ऑल दैट। एंड बहुत लोगों ने बोला है, आई वोंट नेम हु ऑल, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेड कि चाइनीज स्टिल रेफर टू दैट लेटर कि भाई आपने बोला है डिस्प्यूटेड। चाइनीज तो डिप्लोमेटिकली नेवर गेव यू एन इंच, दे वर वेरी वेरी केयरफुल। एक्चुअली लड़ाई के बाद एक बहुत बड़ा, एक और बहुत बड़ी चीज हुई है जो हमारे अपने एमई, हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड का ये चक्कर है ना, कि नॉट नोइंग व्हाट इज गोइंग ऑन, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो हमने जब हमको मैप्स दिए हैं 62 की लड़ाई के बाद, उसमें हमने जो मिशमी एरिया है, जो आपका एक्सट्रीम ईस्टर्न बॉर्डर है, वहां पे आपने दो लूप्स दिखाए हैं अंदर को आ रहे हैं। वो इंडिया टुडे का, इंडिया किंग्स का जो सिगरेट पैकेट होता था ना, उसमें छोटा सा इंडिया का लोगो होता था, उसमें भी वो लूप्स दिखाई देते थे। तो दे नोन एज फिशटेल 1 एंड फिशटेल 2। अब आपकी पूरी वहां की बाउंड्री उस पे डिफाइंड है। ये जो एरिया है, अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर आ रहा है ना लूप राइट साइड में, राइट हियर, आई डोंट हैव अ कर्सर टू शो यू बट नहीं नहीं, ये राइट में दिख रहा है सर, वो जो जहाँ पर दो आपके वो ऑरेंज लाइंस एंड होती हैं। बिल्कुल अंदर को आ रहा इस है ना। तो हम्म, एक्चुअली जो अपना जो वाटरशेड है वो सीधा जाता है। सीधा जाता और है। ये जो एरिया है, ये ट्रेडिशनली मिशमी हंटिंग ग्राउंड्स है, और इसमें 3 पासेस हैं व्हिच यूज्ड टू लीड इनटू चाइना, पर उसको कोई क्रॉस नहीं करता था क्योंकि उसमें काला जादू वगैरह होता था काफी। तो लेकिन हमारे अपने मैप्स ने चाइना को ये दे दिया। आप चाइनीज से कहते हैं कि भैया तुम किस बात की डंडा बजा रहे हो, तुम्हारे एमईए के मैप्स हम ये एरिया हमको दिखा रहे हैं। तो यू नो दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम सर्टेनली एग्जिस्टेड, बट अगेन वी हैव टू रियलाइज, एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि सर्कमस्टांसेस इन दिनों में थोड़ा लोगों को बहुत कम मालूम था इस एरिया के बारे में। अंग्रेजों को खुद नहीं मालूम था। तो ये अब आपकी ये जो सियांग नदी है, कि ये हम्म, ब्रह्मपुत्र से कनेक्टेड है, और ये थैंगपो है, ये तो आपके 1935 में जाके एस्टेब्लिश हुआ जी। है, एज लेट एज दैट, क्योंकि वो लासा के बाद गायब हो जाती है। ठीक, वो ये हिमालय में बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दोनों फ्लैंक्स पे, एक तरफ पाकिस्तान में नंगा पर्वत है और एक तरफ आपका नाम का ये लामचा बरुआ है। बोथ आर 25,000 फीट। और इंडस उसके लूप करके फिर साउथ टर्न करती है, और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र उसको लूप करके साउथ टर्न करती है। साउथर्न। एंड ये दोनों मानसरोवर के आसपास ही निकलती है, सतलज भी वहीं से निकलती है। तो यू नो द होल थिंग इज एक्चुअली क्वाइट अ ज्योग्राफिकल मार्वल। एंड ये दिस एरिया में तो, क्योंकि ट्राइब्स हॉस्टाइल थी उस टाइम, ये आपकी सारी मिशमी ट्राइब्स और ये आडीज शाडीज, बहुत प्रॉब्लम था। वो आपकी अबोहर, अब तो अबोहर वी डोंट, वो टर्म्स ही बदल बदल गए हैं। आप दाफला नहीं बोलते, निशी हो गए, तो आप अबोहर का आडी हो गए। तो उन टाइम में अबोहर एक्सपेडिशंस और दाफला एक्सपेडिशंस वगैरह जो गई थी, इनकी काफी पिटाई हुई थी, क्योंकि ये लोग ये बहुत ही हॉस्टाइल टेरेन था, और इसमें अभी भी आप जाइए, आसान नहीं है वहां पे नेगोशिएट करना। हम्म, हम्म। इट्स तो अ या इट्स अ क्रेजी स्पेस सर। हाँ, मैं एक्चुअली पेंगोंगसो तक तो गया हूँ। एंड द रीजन, हाफ द रीजन जो मैंने चैनल शुरू किया था सर, क्योंकि हम लोगों को लेके गए थे अलेजिडली फिंगर 4 तक। मेरे को पता नहीं सर, वहां पर खड़े हुए थे, मेरे को तो ये नहीं पता था फिंगर कौन सा है। यू नो, तो आजकल हमारे जितने एक्सपर्ट हैं सब वो एक फोटो सी ले लेते हैं, सब फिंगर 1 2 3 4 कर देते हैं और बोलते हैं देखो ये एरिया लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यार आई बीन टू दैट एरिया, वहां पर सिर पैर नहीं पता चलता क्या हो रहा है। नहीं, एंड वो तो बिल्कुल वेरी डिफिकल्ट टेरेन, एंड उसमें वेरी डिफिकल्ट। the only way to really study it is actually to get into an aircraft and get some height and perspective on it। हाइट एंड डू इट। और तभी आपको समझ आएगा, नहीं तो आप वैली में खड़े हो तो आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता ना, आपका जो जी। होराइजन है वो आपको दिखाई देता है। तो सर तो लेट्स यही गो टू द प्रॉब्लम। वॉर। हाँ जी प्लीज। नहीं नहीं, तो see 59 में they knew that the trouble's coming, because after Timaya visited Sabatu, जहाँ पे 7 brigade थी, and 2 Rajput was there, and he spoke to them,
And my dad was that time a captain or second captain. So उन्होंने he said कि I don't want to send you guys there because you will be cannon fodder. बट 59 में दो राजपूत को उन्होंने मूव किया और उस टाइम वलोंग गई पलटन. मेरा जन्म 60 में हुआ था, पर माय मॉम मेरे को 3 महीने का 61 में तेजू में माय मदर वाज द ओनली लेडी देयर. वहाँ पे वहाँ के जो कामठी राजा थे चाकामन गोहाई, जो बाद में एमपी भी रहे, वो उन्होंने उनके लिए एक बादशाह बनाया. वो बैम्बू हट्स को बादशाह बोलते हैं. तो मैं 3 महीने का था और वो दिगारू नदी क्रॉस की 2 असम राइफल के हाथी की पीठ पे बैठ के. और वो बेचारा हाथी भी जब वो मर गया, उसकी टांगे काट के उन्होंने बाशरूल बनाए हुए थे. तो मैं उनको, जब मैं असम राइफल की किताब कर रहा था, मैंने सीईओ को बोला, मैंने कहा आप कर क्या रहे हो यार, ये तो उसको, अब तो उसको बेचारे को यू नो क्रिमेट हिम विद ऑनर्स यार. वो इतनी इतनी सर्विस की उसकी, अब आप टांगे बार में लगा के बैठे हुए. तो आई डोंट नो इफ दैट हैपेंड और नॉट, बट वो तो फिर 62 में, 59 में ये लोग वहां पे थे. और 59 में ही जनरल थोराट जो आए थे, उनका वो विजिट हुआ था 59 में या अर्ली 60. तो उन्होंने उस टाइम माय फादर वाज अपॉइंटेड एज ए एलओ. तो और जो एक जेसीओ एलओ भी होता है, एक अफसर एलओ होते हैं. तो जो जेसीओ थे वो सूबेदार दशरथ सिंह थे और माय डैड वाज देयर. तो वो आए, उन्होंने वलोंग का डिफेंसेस देखे, ये वो हेलमेट टॉप गए, इधर उधर गए. उन्होंने फिर कर्नल रिक थे सीओ, उन्होंने कहा कि जैसे आर्मी कमांडर्स बोलते हैं, उन्होंने कहा कि अब आप ये डिफेंस थोड़ा सा इसको इधर स्ट्रेंथन करिए, इधर से ये आएंगे तो इधर से आएंगे, और किबुतु का इधर के ये वाले एक्सेस से आएंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करिए, ये करिए. उन्होंने जो भी उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुड़ के बोला था कि देखो तुम्हारे पास अभी टाइम है, ये आएंगे तो ये 62 के अक्टूबर में आएंगे. और ये रिमार्क बोल के वो चले गए. और ये फिर इत्तेफाक से 1981 में, जब 80 में जब हम दिल्ली में थे, तो एक लिफ्टमैन था हर नारायण, जो जिसकी टांगे पाँव वाँव सब कट गए थे बिकॉज ऑफ फ्रॉस्ट बाइट, पीओडब्ल्यू गया था. तो ही रिकॉग्नाइज माय फादर, क्योंकि हम उस टाइम, अभी जहाँ ताज होटल है वो उसके प्लॉट के साथ तो हमारे घर होता था, उसी लिफ्ट में वो था. तो उसने पहले 3-4 दिन कुछ नहीं बोला. यूज्ड टू सी माय डैड एंड माय फादर केप्ट लुकिंग एट हिम एंड फाइनली आस्क्ड हिम, तुम कौन सी पलटन का है? उसने कहा साहब दो राजपूत का. माय डैड से, तुम तुम्हारा नाम क्या है? He says, before he could say it, he said, तुम्हारा नाम हरनारायण है या कुछ? He said, हाँ साहब. You know, look at the man's pride. He was not going to say that I am from your unit. Now, हमने कितने साल निकल गए थे, 18 साल बाद. फिर उसके बाद वर्ड गॉट अराउंड कि कर्नल वर्मा साहब आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली. तो सब ये दो राजपूत के, कोई इस गांव से आ रहा, कोई इस गांव से आ रहा. तो फिर सूबेदार दशरथ सिंह भी आए. और उस दिन मेरे को अभी भी याद है, क्योंकि उस दिन पहली बारी जब दशरथ सिंह आए, तो आई poured a whiskey for him, I poured a whiskey for my dad, and my dad looked at me and I kind of indicated, can I have a drink? So formally I had my first drink. मैं तो, मेरा ध्यान ज्यादा विस्की पे था, पर कम कॉन्वर्सेशन पे. बट द कॉन्वर्सेशन स्टक इन माय हेड, या बिकॉज दशरथ सिंह स्टार्टेड टू से, दे एक्चुअली स्टार्टेड टू क्राई. ये साहब, वो जब आर्मी कमांडर आए थे, आप थे, ये था, उन्होंने ये बोला था, ये बोला था, ये मैं सुन रहा था. फिर जब ये चले गए, जब दशरथ सिंह चले गए, देन माय डैड टोल्ड मी, ही वाज शॉट सो मेनी टाइम्स, ये हुआ वो हुआ. फिर मैंने कहा कि ये आर्मी कमांडर के बारे में क्या कह रहे थे? माय डैड आल्सो गिव मी अ वेरी वेग काइंड ऑफ अ रिप्लाई. ही सेड, हाँ, देयर वाज सम टॉक अबाउट दिस ऑपरेशन लाल किला, ये वो ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू. एंड अगेन दीस थिंग्स, दे स्टिक इन योर माइंड. या वो उस टाइम इट डिडंट मेक एनी सेंस. अब जब कारगिल की लड़ाई हुई 1999 में, तो जब मैं लड़ाई का आई केम बैक, तो मैंने फ़िल्म की थी पूरी. तो जब मैं वापस आया, तो मुझे आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से इन्विटेशन आया कि आप आके ये फ़िल्म जो हमने बनाई थी, हमारी जो फ़िल्म थी वो हमने पूरी 47-48 से मैंने डिस्कस की थी, और मैंने कहा कि बनानी है तो फिर पूरे उस पे बनाओ, सिर्फ़ कारगिल पे बनाने का मतलब नहीं है, क्योंकि कारगिल इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ हुआ क्या है पहले. तो हमने फ़िल्म बनाई थी कश्मीर, बारामुल्ला टू कारगिल, जो बिल क्लिंटन को भी बाद में दिखाई गई थी. ठीक है? तो ये फ़िल्म मैंने आरबीआई के हेडक्वार्टर्स में, वहाँ पे दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट में, जहाँ वो 2 स्टैच्यूज़ हैं, उनका काफ़ी ओपन सा एरिया है. वहाँ पे हमने फ़िल्म स्क्रीन की, और इतनी जनता थी, बाप रे बाप! I mean, as a filmmaker, you feel very good when you see a crowd like that. They were spilling out of the building. So we screened the film.
और वो फ़िल्म की स्क्रीनिंग खत्म हो गई तो जो डायरेक्टर थे, रीजनल डायरेक्टर वहाँ पे, उन्होंने कहा कि कम फॉर अ कप ऑफ कॉफी टू माय ऑफिस। तो जब हम ऑफिस में गए तो मैंने उनका नेम प्लेट देखा, थोराट, और उनकी शक्ल भी थोड़ी वो उसी उसी टाइप की, मैंने 1-2 फ़ोटोज़ देखी हुई थी जनरल साहब की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आर यू बाय एनी चांस रिलेटेड टू जनरल थोराट? तो ऐसे करके देखा उन्होंने थोड़ा-सा, ही गेव अ हाफ स्माइल एंड ही सेड ही इज़ माय फादर। वाओ! तो मैं तो सो आई सेड फैंटास्टिक। फिर उसके 2 साल बाद मैं एनडीए की फ़िल्म शूट कर रहा था, स्टैंडर्ड बेयरर्स। तो मैंने कमांडेंट उस टाइम बहुत ही बढ़िया अफ़सर थे एयरफ़ोर्स के, एयर मार्शल त्रिखा, मिग 21 फ्लाई करते थे। वहाँ से वो सीएनसी सदर्न कमांड गए थे और उनके डेप्यूटी थे मेजर जनरल सतूर, जो एनडीए में उनके 10 ब्लूज़ थे। ही हैड अ ब्लू इन एवरी स्पॉट। छोटे से थे कद में, 5 फुट 2 इंच के। हॉकी, क्रिकेट, मैं कहा सर शुक्र है कबड्डी-शबड्डी नहीं थी, तो वो भी आपके पास होते। तो ही उसका ब्लेज़र पूरा कवर्ड होता था एंड ही यूज्ड टू फिट इनटू दैट ब्लेज़र इवन एज़ अ मेजर जनरल। तो ओह! मैंने मैंने थोराट साहब को बुलाया, उनकी उनकी वाइफ और वे दोनों डिप्टी गवर्नर्स थे आरबीआई के, उषा थोराट जो अपना हुँ, पूरा देखती थी। तो ये दोनों आए, तो मैंने त्रिखा को कहा कि देखो इनके पिताजी को बनना चाहिए था चीफ। तो इनके लिए हमने इनको पहले तो लेक व्यू गेस्ट हाउस में रखा, जो जहाँ पे सिर्फ वीवीआईपीज़ रहते हैं, और अगले दिन इनके लिए पूरा गार्ड ऑफ ऑनर करके ऐसे एनडीए में परेड-शरेड थोड़ी बहुत कराई। सो वी बिकेम क्वाइट क्लोज, वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन आई आफ्टर सम टाइम मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसे-ऐसे हुआ था, माय फादर हैड बीन योर फादर्स एलओ, और ये उन्होंने ये लाल किला का ज़िक्र किया था। इसके बारे में आपको क्या मालूम? तो उन्होंने कहा ये, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे एक्सरसाइज़ हुई थी, लेकिन उसका मुझे भी ज़्यादा नहीं मालूम है कि उसमें एग्ज़ैक्टली हुआ क्या, पर ये, तो उससे बात शुरू हुई। एंड फिर मैंने इनको कहा कि सर ये आप मेरे को ये फ़ाइल ढूँढो। तो उनके जो डब्बे थे, क्योंकि जब वो रिटायर हुए थे लखनऊ से सीधा कोल्हापुर गए थे, और उन्होंने कई सारे ऐसे डब्बे होते हैं जो फ़ौज में कभी खुलते नहीं है। जब आप हुँ, रिटायर होते हो 1, 2, 3, 4 में सबसे 1 में सबसे पहले आपके जो सबसे प्रेशियस पेपर्स हैं वो जाएँगे। तो जब खोला तो उसमें एक पूरी फ़ाइल थी, ऑपरेशन लाल किला। फिर थोराट साहब के बेटे ने मेरे को फ़ोन किया, आप आइए बॉम्बे। तो थोड़ा 007 का म्यूज़िक बैकग्राउंड के साथ पहुँच गए वहाँ पे। उन्होंने मेरे को बड़ा, मुझे उनके ऑफ़िस में गया, उस टाइम वो नबार्ड के चेयरमैन बन गए थे। उन्होंने कहा कि मैं तुमको ये फ़ाइल दे रहा हूँ, इसको फ्लाइट में खोलना, बॉम्बे में मत खोलना, और अगर तुम अरेस्ट हो गए मेरे को मत इसमें इन्वॉल्व करना। तो मैंने कहा अच्छा। तो फिर ही गेव मी दिस फाइल, है ना, मैंने फ्लाइट पे खोल ली उसको, और उसमें पहले पहले काफ़ी सारे पेपर्स थे कोरिया से रिलेटेड, क्योंकि वो पीस कीपिंग फ़ोर्स में थे। बट उसके नीचे एक कार्डबोर्ड में वो जो जैसे फाइल्स का होता था, रस्सियों से बांध के छेद-वेद करके, 250 200 पेज का ऑपरेशन लाल किला, एंड दिस वाज़ अ फैंटास्टिक डॉक्यूमेंट, बिकॉज़ इसमें जब आप उसको पढ़ने लगे, पहले तो मुझे भी पूरी बात समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। और फिर उसके उन्होंने पेंसिल से कई सारे पेंसिल मार्क्स तो फेड आउट हो रहे थे, लेकिन उन्होंने पेंसिल से कई सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस मार्जिन में किए हुए थे। हुँ, तो फिर मैंने बैठ के वो सारे ना, आई शोड इट टू माय फादर, आई शोड इट टू जनरल पिल्ले जो असम रेजिमेंट के थे। इन सब ने कहा यार, मैंने कहा देखो मुझे एक चीज़ बताओ, आप भी इसको पढ़िए। मुझे ये बताओ इसने इन्होंने किस बेसिस पे प्रेडिक्ट किया था कि ये 62 में अक्टूबर में आएँगे? उसका हम लोगों को आंसर नहीं मिल रहा था। फिर हमको वो जो जो फिगर्स थे उन्होंने लिखे हुए, उनको हमने पूरा एक पैड में ट्रांसक्राइब किया, और 1-2 पैड्स और मँगाए जो थोराट साहब के पास थे। उनको हमने जब कोरिलेट किया, और फिर उसपे जब हमने मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज़ लगाई हैं, हमारे पास भी वही डेट्स आ गई। ब्लडी हेल! बिकॉज़ व्हाट वर वी लुकिंग एट? नंबर ऑफ हॉर्सेस, नंबर ऑफ पॉटर्स, स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिजेस, वेदर पैटर्न्स, दिस, दैट, एंड इट नैरोड थिंग्स डाउन। हर एक चीज़ को नैरो करती गई, और फाइनली आपके पास एक्चुअली 20 तारीख आ रही थी, 20 अक्टूबर, बिलीव इट और नॉट। You can actually mathematically, do it. So एक बारी we हुँ, knew that। फिर एक्सरसाइज लाल किला में हुआ क्या? थोराट साहब का बहुत सिंपल प्रीमाइस था। उन्होंने कहा देखो, जो हमने लद्दाख नहीं देख रहे, ये इधर ईस्टर्न कमांड के थे ना ये। तो ये नीफा के लद्दाख पे भी है, उसपे एक पूरा सेक्शन।
अप्रिसिएशन, लेकिन उन्होंने मेन थिंग तो उनका ईस्ट में था। तो उन्होंने कहा है कि जो हमने 16 या 17 जो पोस्ट इस्टेब्लिश किए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, जो एलएसी जो भी आप मैकबोन लाइन पे, वो ठीक है, लेकिन उनको सप्लाई करना और सस्टेन करना बहुत बड़ी बात है। चाइना का अगर अटैक आता है तो ये असम राइफल वाले जो हैं, इसमें आर्मी को हम वहां पे डिप्लॉय नहीं करेंगे, ये असम राइफल वालों को वहां से फिर फॉल बैक, एंगेज, स्टे इन कांटेक्ट और पीछे पीछे आते रहिए। जो इन्होंने थैंक यू। जापान के साथ किया, इनका असम राइफल ने विक्टर फोर्स क्रिएट की थी जब जब रिट्रीट हुई है बर्मा से। इन्होंने जापानीज कम्युनिकेशन लाइंस को काफी हैरेस किया था। दे वर गुड एट इट। असम या राइफल वेरी गुड फोर्स, बहुत बढ़िया फोर्स। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा उसको उन्होंने अपने अप्रिसिएशन में कहा कि ऐसे ऐसे होगा, इनको आने दो आने दो आने दो। उन्होंने कहा कि अब जो हमारी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है वो चाइना के ऊपर डाल दीजिए आप। तो आप ऐसे करिए, आपकी जो मेन लाइन ऑफ डिफेंस है वो सिर्फ 25 मील अंदर जाएगी। ये बालोकपोंग से आप इधर चले जाइए बॉम्डिला, इधर से आप चले जाइए दापोरिजो जो इधर। तो उन्होंने पूरा इसके बीच में एक लाइन सी बना दी। उन्होंने कहा हाँ, मैं अपनी लॉजिस्टिकल लाइन सिर्फ 25 माइल्स की रखूंगा रफली। आई मीन कहीं कहीं किसी एरिया में 30 भी हो सकता है। और राइट आप टिल ये आपका ईस्टर्न फ्लैंक पे, लोहित पे, हेलियोंग में जाके वहां पे लड़ेंगे, यहाँ पे लड़ेंगे, यहाँ पे लड़ेंगे। और अंदर ये इनको आके आने दो सालों को, और फिर जाएंगे कहाँ ये? देन वो हमारे किलिंग एरिया में आ जाएंगे, और असम राइफल इनको साइड से हैरेस कर रही है। तो इनका ये जो पूरा प्रेमाइस था, इसमें भी गड़बड़ क्या हुई? इसमें सब आए थे जब एक्सरसाइज हुई है, ये मार्च को हुई है 61 में। उस टाइम ये अपना कृष्णा मेनन भी थे, मलिक भी थे। मलिक अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो एक भी स्क्वायर इंच नहीं छोड़ना वहां से, वी हैव टू फाइट ऑन द क्रेस्ट लाइंस। और उस टाइम देयर वाज ऑलरेडी दिस होल थिंग कि थोराट को निकालना है, और वो कॉल की स्टोरी शुरू हो चुकी थी। तो जो कॉल की पार्टी थी वो सब क्रेस्ट लाइन वाले हो गए कि नहीं, वी विल फाइट द तवांग हैज टू बी अ वाइटल एरिया, ये करेंगे वो करेंगे, ब्ला ब्ला ब्लू ब्लू, इसको स्ट्रेंथन करेंगे। ये जो डिफेंसिव लाइन थी, ये थोराट वाली पार्टी को घर भेज दिया गया। ये तो आई मीन यू डोंट हैव टू बी अ आइंस्टाइन यार, ये तो हमको भी समझ आता है कि भैया ये प्रॉब्लम है तो उसको ले लीजिए ना, उसको आने दो, कहाँ जाएगा वो? और ये बाद में जब लड़ाई भी हुई है, इसमें चाइना वाइना के पास ऐसा कुछ इक्विपमेंट विक्विपमेंट नहीं था। दे वर वर्स ऑफ देन वी वर इन मेनी वेज। और हम अगर हम वहाँ पे कहीं भी डट के जम के लड़ गए होते तो इनकी सिचुएशन काफी अलग होती। लेकिन इट वाज एक्चुअली अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो फियर साइकोसिस ऐसे स्वीप हुआ जैसे कोई सुनामी के जैसे, जिसमें सारी की सारी अपनी जो टॉप लीडरशिप थी वो पूरी इम्प्लोड कर गई। अगर वो नहीं होता तो आपके ट्रूप्स तो सवाल ही नहीं था। जो आप अभी कहते हैं ना हमारे पास 303, उनके पास AK-47 थी। AK-47 का रेंज आधा होता है 303 का। 303 की गोली आपके हाथ पे लगी ना, आप वहीं बैठ जाओगे। एंड आज चैप्स आर ट्रेन्ड, या उनको 303 पे जो पूरी वर्ल्ड वॉर 2 लड़के आए हुए हैं, उनको मालूम था उसको हथियार को कैसे यूज करना है। इनके पास जो था, हमारे तो लोग जो 20-20 गोलियां, 16-16 गोलियां खाई हुई हैं, जैसे हमारे एक मेजर डुबे साहब भी हैं, दशरथ सिंह साहब हैं, जो 2 राजपूत, दे हैव ऑल सर्वाइव्ड विद मल्टीपल इंजरीज ऑफ AK-47। सो और 303 में आपको एक गोली लगी है शायद आप बच जाओ, 2 लगे आपका चांस ही नहीं है। उसको तो जो आदमी फायर करता था उसको उसको भी उतना ही खतरा था रिकॉइल से जितना वाले को होता था। इट वाज अ वेरी डेडली वेपन, पर कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। द होल थिंग, उसकी अपनी कहानी है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई और जो आर्मी का जो छेड़खानी हुई उसके कारण। पर जो लाल किला की जो स्टोरी है वो आज भी मेरे मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और अगर मलिक साहब ने उस पे नहीं अड़ गए होते, मलिक साहब फिर एयरफोर्स पे भी अड़ गए ना, ऑफेंसिव यूज पे। अगर कोई सबसे बड़ा, अगर आप मेरे को पूछो विलन कौन है 62 का, तो मैं तो कहूंगा कि मलिक साहब। सर मैंने तो सुना है एयरफोर्स में पायलट्स वर रेडी टू गो, उनको जहाज़ों से बाहर निकाला था। यू नो, इवन नेवी के सी हॉक्स और रिलीजेस गोरखपुर में थे, और सारे पायलट्स ट्रांसपोर्ट फ्लाइट्स में जाके पूरा टारगेट्स को स्टडी करके पूरा वो किया हुआ था। देखो हमको ये सब हिट करने की जरूरत भी नहीं थी। मैं एक हमारे, आप शायद जानते हैं, सिंस यू आर आल्सो फ्रॉम द एयरफोर्स, देयर यूज्ड टू बी अ वेरी फेमस ट्रांसपोर्ट पायलट, इंदर स्वरूप।
हुँ, वो फेयरचाइल्ड पैकेट उड़ाते थे। पैकेट थे। उनके बेटे मेरे साथ स्कूल में थे, डून स्कूल में, अनुपम, और वो इनके फादर ये पैकेट्स वहाँ पे लैंड कर रहे थे, ये अपना चुशूल में। तो 1-2 फ्लाइट्स वहाँ पे हम लोग AN-12 आए ही थे सर्विस में उस टाइम। हुँ, तो वी वर लैंडिंग इन चुशूल, ये फेयरचाइल्ड पैकेज। तो जब ये वहाँ का जो अप्रोच है ना, चुशूल रनवे और स्पांगुर गैप बिल्कुल ऐसे है जुड़ा हुआ, पैंगोंग त्सो के साथ में। ये सदर्न हुँ, साइड पे। तो वो वहाँ पे आपको जो कर्व लेना पड़ता था ना, जो अप्रोच पे जो फाइनल्स में आते थे, यू वर एक्चुअली वो स्पांगुर गैप वो पूरा दिखाई देता है उधर। तो वो तो कह रहे थे कि मैं उनसे एक बारी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 2-2 सौ 300-300 गाड़ियाँ लाइन में आ रही हैं, साफ दिख रही हैं। हम रिपोर्ट करे जा रहे हैं, हमारे पीछे फाइटर पायलट्स खड़े हुए हैं, देख रहे हैं हमारे साथ जो ओरिएंटेशन सॉर्टीज़ पे आए हुए हैं। हमको वहाँ पे हंटर्स में अगर नेपॉम डाल दिया होता, वहाँ पे तो ये सिटिंग डक्स होते, लेकिन किया नहीं। खत्म। और फिर 1-2 एयरफोर्स ऑफिसर्स जो उस टाइम इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस में थे, जैसे एसीएस ऑप्स थे अपने दीवान साहब, जो 71 में सीएनसी थे। इन लोगों ने अपना एप्रिसिएशन मार दिया कि सर, हम जब वर्ल्ड वॉर 2 में हरिकेन उड़ा रहे थे, हमको जापानीज़ नहीं दिखाई दिए। वो तो अराकान्स की बात दूसरी है, हिमालयस की बात बहुत दूसरी है। चाइना के जब ये रात ये नामकाचू के अटैक की जो रात पहले 19 अक्टूबर की रात को चाइना क्या कर रहा था? वो जो भी कर रहे थे, हम जो कर रहे थे वो अलग बात है, पर दे वर हॉलिंग अप एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ऑन टू द थागला रिज, कि कहीं इन्होंने एक वैम्पायर वहां भेज दिया तो हमारी तो बत्ती बंद हो जाएगी। बिकॉज ऑल उसी उस रेरिफाइड एयर में आप नेपाम नेपाम गिराओ, सारा ऑक्सीजन सकअप हो जाएगा। इट फायरस्टॉर्म। एक्ट्स एज absolute firestorm. And where the hell would they have gone? They were very कहीं नहीं। worried about Air Force use. नेहरू ये बाद में पॉलिटिकल डिसीजन है, उनकी जो चिट्ठी गई है कैनेडी को, ये वो बाद में उनका माइंडसेट इंडिकेट करती है कि वो क्या सोच रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से तो 62 वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया था, हमने तो इनको हर एक चीज से मारना था। और ये जाते कहाँ, इनके इनके पास एविएशन फ्यूल नहीं था। एक मिग 20 एक मिग 19 डिफेक्ट हुआ था फॉर्मोसा। अमेरिकन ने उसको पूरा वो किया था, इंटेरोगेट किया था। उसके बाद इंडियन आईबी के बंदे गए थे, उससे साफ बोला हुआ है कि इनके पास एविएशन फ्यूल नहीं है। जब लासा में ये फ्लाई पास करना चाहते थे, मुश्किल से 4 हवाई जहाज तो उड़ा पाए। चार। जगीनाथ हुँ। जिग-जैग, पीपल लाइक योर फादर जिग-जैगिंग इन दैट एरिया। एक फाइटर सॉटी इनके अगेंस्ट नहीं उन्होंने उठाई है। नोबडी यूज्ड टू सिपाही राइज़ अप। दे डिडंट हैव एविएशन फ्यूल यार। I सर mean, without fuel you can't fly. इवन इन द 70s नोबडी यूज्ड टू राइज़ अप। अभी तो उनके हाई ऑल्टीट्यूड एयरफील्ड्स का अब सिचुएशन उन्होंने काफी मेहनत करके दे हैव मैनेज टू नाउ एटलीस्ट हैव एयरफील्ड्स वेयर दे कैन लॉन्च एयरक्राफ्ट। दे हैड नथिंग। एंड फॉर Malik to say कि oh they'll hit Madras and Calcutta, I mean he is talking through his hat, yeah. But one of the biggest mysteries is कि उस टाइम जो एयर चीफ थे एसपी इंजीनियर, उनको उन्होंने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। वो भी काइंड ऑफ ही वेंट अलोंग विद इट, क्योंकि उनके एसीएस जवान साहब कुछ और बोल रहे थे। तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। मेरे हिसाब से तो चाइनीज हैड रियली स्टेप्ड इनटू इट। अपॉर्चुनिटी थी इनको ठोकने की, लेकिन कोई लड़ने को तैयार ही नहीं था। जवान तो लड़े सर। बिल्कुल, वो तो लड़ेंगे, हमेशा लड़ेंगे, दे नेवर लेट यू डाउन। पर समबडी हैज टू लीड ना। जूनियर ऑफिसर्स कैन नॉट लीड बियॉन्ड अ पॉइंट, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव वही होता है ना, जो भी टैक्टिकल बात होता कर रहे हैं। एज यू गो अप इन कमांड क्या होता है, कंपनी कमांडर का अपने कंपनी का किलिंग ग्राउंड, उसका एरिया के आगे उसको उसको जाने की जरूरत भी नहीं है। फिर कम अब थोड़ा डिफरेंट है सिनेरियो। उस टाइम तो टुडे यू नीड टू हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट बिकॉज दी कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह अलग है। लेकिन उस टाइम पर बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही है। प्लेटून है। कमांडर तो प्लेटून लेवल पे फाइट करेगा, कंपनी कमांडर कंपनी पे फाइट करेगा, सीओ अपनी पलटन के लेवल पे फाइट करेगा। ब्रिगेड कमांडर की ओवरऑल पिक्चर होती है कि 3 पलटनों को कैसे कोऑर्डिनेट करना है। जो डिवीजन का जीओसी है उसको कोऑर्डिनेट करना है कि ये 3 ब्रिगेड कैसे करेंगे। इनका पर्सपेक्टिव गेट्स हायर एंड हायर, दैट्स व्हाई अलग वी से होता ना है। हायर लीड। फिर आपका कोर कमांडर आता है, फिर आपका आर्मी कमांडर आते हैं, इनकी इनकी पर्सपेक्टिव अलग है। चीफ का पर्सपेक्टिव पॉलिटिकल साइड से भी डील करना है। तो ये सारी चीजें जब तक आपकी क्लिक नहीं कर रही हैं, दे आर नॉट फंक्शनिंग स्मूथली। और ये हमारा प्रॉब्लम 62 में नहीं है, ओनली 62 में नहीं है, 65 में वी हैड सीरियस यस। हायर लेवल प्रॉब्लम्स। 71
ऑल द यूफोरिया की हाँ 71 की लड़ाई हम जीत गए, ये वो आपके 4 कोर कमांडर्स थे, 33 कोर, 2 कोर, 4 कोर और 101 एरिया। नन ऑफ देम वर 101 टॉकिंग टू ईच, सबके झगड़े हो रखे थे। ईगो हैसल्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग। 65 में ईगो हैसल्स बिटवीन हरबख्श एंड द आर्मी चीफ। यहाँ पे 71 में वही तमाशा। तो हमारा जो ये पूरा कारगिल में भी अपर लीडरशिप में दे आर क्रैक्स विच आर प्रीटी, ध्यान से देखिए तो वो भी आपको एविडेंट आ जाएगा। उसका प्राइस कौन पे करता है? नीचे वाले ना, फिर आपकी कैजुअलिटीज बढ़ जाती हैं, ये हो जाता है। तो यू आर नॉट यूजिंग, व्हाट इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इज व्हेन यू आर नॉट ब्रिंगिंग ऑल योर स्ट्रेंथ्स टुगेदर टू फाइट। वो कोऑर्डिनेट जब तक आप नहीं कर पा रहे हो, उसी को तो आप कहते हैं जनरलशिप और लीडरशिप। और वो लीडरशिप हमारी घड़ी घड़ी वी बीन वांटिंग in the past. I should add that because we don't know the current situation. नहीं वो है The सर, वो है। आई मीन आई होप द लेसन्स हैव बीन लर्न। बट सर एक जो सबसे अमेजिंग सिचुएशन ईस्ट में हुई थी, बिकॉज लद्दाख तो क्या हुआ, आई मीन पीपल बिफोर एनीबडी रियलाइजेस, जो आज एक एलएसी बोलते हैं, वहां पर आके खड़े हुए थे वो लोग। दे वर फाइट्स, दे वर दिस एंड दैट, बट द चाइनीज केम अप देयर। बट ईस्ट में जो फाइटिंग हैपेंड मोस्टली इन द ईस्ट और इन द नॉर्थ सर? North you mean West, Ladakh, right? हाँ जी। See, Ladakh, firstly, because we did not have a mass scale withdrawal, we have treated Ladakh as almost like a victory. We held them there. We स्टेलमेट did not. sort of thing. We did not. We did not. We actually, Raina, who later became the chief, who was also the 2 Corps commander during 71, वो उस टाइम ब्रिगेड कमांडर थे। इन्होंने तो डिसंगेज करना शुरू कर दिया था। आपके जो 20 लांसर्स के टैंक्स आए उनको भी आप निकाल के वो आप वापस ले आए हो। लद्दाख में हमारा सबसे बड़ा सेविंग ग्रेस वाज द चाइनीज। वो अपने पोस्ट पे आ गए, वहां पे रुक गए। अगर वो उन्होंने डिसाइड किया होता हम ले रहे हैं, तो उनको कोई रोकने वाला था नहीं, क्योंकि वी हैड ऑलरेडी गॉट इनटू द विड्रॉल मोड। दौलत सिंह वाज नॉट देयर। वी हैड अ गुड कोर कमांडर इन बिक्रम सिंह, बट योर जीओसी वाज, 3 डिवीजन के जो जीओसी थे उनको तो, आई मीन डिवीजन क्या, आपकी पलटने नहीं थी। आप इस एरिया में क्या कर रहे थे? बिल्कुल ही इट वाज कंप्लीटली स्कैटर्ड। लद्दाख में तो हम एक्चुअली द फाइटिंग हैज बीन आइसोलेटेड एंड देयर वाज रेजांगला, देयर वाज दिस वेयर वी टेकन अ, वे फॉट अ डिफेंसिव बैटल। उसके पहले 1 महीने पहले चिपचाप पे जो हुआ है। और जो आपका ये जो पूरा काराकाश और ये जो गलवान के एरिया से काराकाश और ये डीबीओ और ये देपसांग वगैरह जो है, ये अगर आप लाइन ड्रॉ करिए तो जो भी आपके वहां पे पोस्ट थे, 5 जाट थी और 18 जैक मिलिशिया थी। ये लोग जो एक जो हम पोस्ट की बात कर रहे हैं उसमें क्या थे, 6 आदमी, 7 आदमी, 3 आदमी, 2 आदमी, ऐसे। वो क्या करते, उनको आइसोलेट करके इन्होंने या तो मारा है या भगाया है वहां से। ठीक है ना? एक एक आध गोरखा की कंपनी यहाँ पे थी चिपचाप पे, वहां पे क्या हुआ, दे ओवररन द पोजीशन। द एक्चुअल लेवल ऑफ फाइटिंग इन लद्दाख इज मिनिस्क्यूल, यस सर। मिनिस्क्यूल। वही वही सर मैं द पूछ लेवल रहा ऑफ, हूँ, क्योंकि ये जो एक आप एक लाइन देखेंगे, ये जो एलओसी 1959 की जो हाजी लांग जाती है, जो हमारी लास्ट पेट्रोल गई थी सर, आईटीबीपी या पता नहीं किसकी गई थी, वो 1958 में हाजी लांग होके आए थे ये लोग। उसके बाद दे हैव नॉट गॉन देयर। एंड हमारी जो लाइन ऑफ कांटेक्ट थी सर, वो इसी लाइन के आसपास थी कहीं पे। हाजी तो लांग आपका थोड़ा सा नहीं, ये बहुत राइट को है। ये एक पेट्रोल, 1 पेट्रोल एट गॉन, क्योंकि ये जो अपना पोस्ट होता था ना जो जॉनसन लाइन में इस्टेब्लिश हुआ था, जी, जहाँ पे, वहां से हमने इनको हटा लिया था। एक तो आईटीबीपी नहीं थी, आईटीबीपी तो बाद में आई है, इट वाज बाद में रेज्ड आई ऑन है वो, लेटर। क्या बोलते थे उसको, ये देयर ये ये नहीं, दिस वाज द पुलिस व्हिच वाज हैंडलिंग दिस। पुलिस। दी ये जो आपका वो खुरनाक फोर्ट में भी जो इंसिडेंट हुआ था, वो करम सिंह वाला, वही करम वेव टू सिंह। द चाइनीज, उसके बाद ये सब शुरू हो गया था। तो ये एरिया तो बिल्कुल ही, आई मीन इसको वैसे मेंटेन करना भी आज भी बहुत मुश्किल है। तो अभी आप उस टाइम तो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। जो मैं क्वेश्चन तो पूछ रहा हूँ सर, ये एरिया में तो हम कभी गए नहीं। आई मीन वी हम नेवर लोग थे, हेल्ड द प्लेस। नो वी हैड क्रिएटेड आवर पोस्ट ऑन हम्म। द एक्सिस व्हिच यू हैव ड्रॉन। वो जो आपकी लाइन जा रही है ना, ये शामालुंगा पास से लेके हाजी लांग तक, हाजी लांग ये तक। वाली लाइन तो
हाँ, पर जो आपका जो एक्चुअल एरिया है वो आपका डीबीओ का ही है, जो उसके वेस्ट पे है ना, एंड क्वाइट फार टू सुंदो द के पास वेस्ट। जो जा रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम्म, हमारा सारे डिफेंसेस भी वो काराकश एरिया चिप चिप वहीं पे पड़ जाता है। जी फिर आप या so दिस एरिया वी हैव नॉट एक्चुअली और ये जो हॉट स्प्रिंग से जो सड़क नीचे ये गलवान वैली की तरफ आती है, वी वर फॉलोइंग दिस एक्सिस। एक आध पेट्रोल गई होगी उधर, पर वो भी मेरे ख्याल से डाउटफुल है। दिस एरिया हम्म वाज वर्चुअली लेफ्ट अलोन यार। उसमें है क्या? वहाँ लेफ्ट पे अलोन। कोई गाँव नहीं है, कुछ नहीं। इट इज तो जस्ट अ यही मैं वेरी बोलता हूँ सर, बैरन। बिकॉज इसी इसी लॉजिक को देके आजकल काफी लोग बोलते हैं कि यार यहाँ पर तो इतना कुछ हुआ नहीं, यहाँ पर तो हम पहले ही वहां पर थे, दे कुड नॉट इवन पुश अस बैक, विच आई डोंट अग्री विद, बिकॉज आपने जॉनसन लाइन एंड तक तो कभी, आप जैसे एक्साइचिन लेक में बहुत पुराना एक वहां पर किला सा, छोटा सा किला सा था, आपने कभी ऑक्यूपाई नहीं करा वो, जो आज चाइनीज वहां पर तियानवे दयान बेस बना के बैठे हैं। उनका मेन रिपेयर बेस है ऑन द G219, वहां बना के बैठे हैं वो। हम तो कभी गए नहीं सर उस तरफ, तो ये तो। G219 का जो एक्सेस है, दे सिंपली हैड टू, जो अपनी रेड लाइन भी बनाई हुई है अक्षय चिन के थ्रू, वो G219 का ही एक्सेस है इवेंचुअली, अगर आप जी देखें उसको तो। हम्म। तो ये तो इनको हाईवे, दिस फॉर देम बिकेम वाइटल ग्राउंड बिकॉज दे कुड नॉट हैव हेल्ड तिब्बत विदाउट सिंकियांग। दिस इज समथिंग, वो रेलवे लाइन वगैरह और कम्युनिकेशन उनका ईस्टर्न साइड के साथ बहुत बाद में बना है। उनका जी सारा एक्सेस ऑफ सप्लाई एवरीथिंग वाज फ्रॉम सिंकियांग। वो भी लिमिटेड था उस टाइम में, तो आप क्या करते। वो तो इन्होंने बाद में कितना एफर्ट डाल के उन्होंने वो जो G219 नाउ एक्सटेंड ऑल द वे टिल लासा, वो वहीं से 315 जाता है काठमांडू की तरफ। ये काठमांडू की वो तरफ। वो 4000 किलोमीटर का उन्होंने जो अब वो हाईवे बनाया हुआ है, उनकी जो लाइफलाइन है उस एरिया में। मैं तो कहता हूँ वो 4000 किलोमीटर का टारगेट है हमारे लिए। आई हाँ मीन वो तो है सर। वो 32 किलोमीटर पे एक्साइटेड हो रहे थे वहां पे, क्योंकि हम लोगों ने बफर्स की एक यूनिट वहां पे डीबीओ में लिया है। तो चाइना डिड ऑल द थिंग व्हिच हैपेंड इन 1920, सॉरी 2020 में जो ड्रामा हुआ है। मैं कह रहा हूँ ये इसकी, जब मैंने तो इसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखा था जो संडे गार्डियन में आया था कि टारगेट G219। I had spoken to very senior officers who were in हाँ service सर, in ये that. रिजांगला के पास खड़े हो, यू कैन सी द G219 सामने जाती है, यू कैन सी इट, बड़ी क्लियरली दिखती है वो। So I had said कि, in fact, in that article I had advocated कि you can't match China on everything, and they have enough resources to keep you on the run. वो तो नॉर्दर्न बॉर्डर को आप वैसे ही उन्होंने खानी इसीलिए की हुई है कि दे डोंट वांट यू टू पे टू मच अटेंशन टू योर सदर्न साइड, द मलाक्का स्ट्रेट्स एंड ऑल। सो यहाँ पे वो आपको फिंगर करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते हम्म, रहेंगे। फिंगर वन, फिंगर टू, फिंगर थ्री, फिंगर फोर, these are all metaphorical, they keep fingering you with all five fingers. Now the point is कि how do you retaliate? You can't, they hold all the cards। तो आप उनको बोलिए ठीक है, हम हर एक ये G219 को हम पूरे, हमारे पास जितनी भी मिसाइल्स हैं, जो कुछ है, हम साले अगर मेस के बाहर गेट के भी लगी उनको भी लाके रीएक्टिवेट करके लगा दो कि अगर आपने कहीं भी गड़बड़ की, हम आपके ये हाईवे को निकाल देंगे। You don't have to hit the highway. You can hit certain hills and all, create landslides, bring them down. Your Air Force या can do that. Exercises have happened. We have done these kind of appreciation, and the Chinese know it. So it's not something which is classified. इवन नाउ द सेम If थिंग इज देयर। you tell them, you guys, you finger us here, I retain the right to hit back। जो शास्त्री जी ने 65 में आपकी पॉलिसी बनाई है, अब आप ये करिए। जब ये आर्टिकल निकला है, मुझे एक बड़े सीनियर कांग्रेस के थिंक टैंक जो उनका मेन पर्सन है, जो राहुल के बड़े करीब है, आई विल नॉट नेम हिम, ही रैंग मी अप इन द मॉर्निंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू एडवोकेटिंग न्यूक्लियर वॉर। मैंने कहा सर हाँ, मैं एडवोकेटिंग न्यूक्लियर वॉर, मैं तो कह रहा हूँ ये डिटरेंट है। Nuclear weapons are a deterrent, so even conventional weapons can be a deterrent. And you tell them, no first use. If you finger us anyway, we'll hit you. Why shouldn't you? एब्सोल्युटली। इंसिडेंटली जब ये आर्टिकल निकला था संडे गार्डियन में, उस दिन चाइना ने संडे गार्डियन को बैन कर दिया था। और ये दूसरी बारी हुआ है। पहली बारी जब इनका बैन हुआ था, वो उन्होंने ब्लिच को बैन किया था 1953 में। 53 So में। this was an interesting thing कि the Chinese at least had taken note of this article. नहीं It तो says सर, target। ये सब तो भी पता है कौन, आई मीन कौन किस तरह बात करता है, ये सब पता है। पीपल हैव सीन ऑल द आर्टिकल्स दैट हैव बीन रिटन अराउंड द प्लेस, और कौन किस जगह बोलता है सब पता है। सर एक मैं, मेरे को लास्ट दो सवाल है मेरे को आपसे पूछने के लिए। एक है सर, यू नो
डॉक्टर सन्यात सेन ने एक किताब लिखी थी सर, इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइना सर, 1922 में लिखी थी। एंड उसके बाद उसका अपडेट हुआ था सर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1947 में। एंड आई मीन अगर आप वो किताब पढ़ें सर, उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, वी नीड टू कॉलोनाइज टिबेट, वी नीड टू कॉलोनाइज शिंगजांग, वी नीड टू कॉलोनाइज यूनान, वी नीड टू कॉलोनाइज मंचूरिया, और ये चीजें करनी है हमको। इफ यू वांट आई विल सेंड यू द सॉफ्ट वर्जन ऑफ दिस बुक। एंड उसमें साहब ने सर पूरे मैप्स बना के दिखाए हैं कि भाई ये रोड यहाँ से जानी चाहिए, ये रोड यहाँ से जानी चाहिए। सो लॉट ऑफ पीपल हु से जो माओ की जो छोटी किताब है, वो जो फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइना है वो उस किताब से आती है। एंड इंसिडेंटली ये जो किताब लिखे हैं ये तो फिर वो रिपब्लिकन वो तो कॉमिंतांग के थॉट प्रोसेस था। एंड तभी आज भी अगर आप देखें ताइवान के साथ, तो एक्चुअली ताइवान के साथ मेरा थोड़ा सा फ्रॉम गवर्नमेंट के साथ थोड़ा पंगा हो गया था, क्योंकि आई कॉल्ड देम आउट रिसेंटली जब वो रेसिज्म हुआ था, तो मैंने भी बोला था अपना मैप चेंज करो, आप तो वही मैप यूज करते हो। तो मैंने आर्टिकल डाला, मेरे नाम आ गया था वहां पर ताइवानी मीडिया के अंदर, आई गॉट प्रिंटेड देयर एंड स्टफ लाइक दैट। एंड येस्टरडे आई केम टू नो दैट चाइना में भी डिस्कशन हुआ है, वीबो के अंदर माय नेम वाज देयर इन कपल ऑफ प्लेसेस, ऑलमोस्ट अबाउट 50,000 व्यूज हैपेंड टू दैट। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि ये बहुत टाइम पहले लिखी गई थी सर। एंड व्हेन आप बोलते हैं कि नेहरू हैड गॉन टू चाइना, सैट विद द कॉमिंतांग गाइज, हमारा पढ़ने का कभी शौक रहा नहीं है सर। 1 year, 1 year he stayed there for a year. तो हमारा And पढ़ने का कभी शौक रहा नहीं है, उनका क्या प्लान था। इफ यू वुड हैव जस्ट टेकन दैट, हमको पता होता यार ये यहाँ पर कुछ करने वाले हैं, एंड वी वुड हैव कम टू नो इन द 30s। yeah, but you see, Adi, the point is कि हमारे इतने प्रॉब्लम्स थे 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए। half the country was not, we had to feed them, yeah. There was a, you got to understand that the priorities may have been very different. पार्लियामेंट में भी जो बंदा त्रिवेंद्रम से आया हुआ था उसको क्या मालूम कि लद्दाख में क्या है, लद्दाख है कहाँ। आई मीन वो तो थोड़ी बहुत, द फैक्ट दैट दे हैड सम इंफॉर्मेशन इन इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, क्योंकि हमारे जो, सी द कॉलोनियल माइंडसेट वाज वेरी डिफरेंट। जो आपका डेफिनेशन ऑफ बाउंड्रीज हुआ है, ये लॉर्ड कर्जन इज द फर्स्ट वन हु हैज एक्चुअली डिफाइंड फ्रंटियर्स। नहीं करेक्ट। तो उसके पहले क्या था? उसके पहले था तिब्बतन ने कहा कि भैया यहाँ पे आपका ट्री लाइन है, इसके नीचे घास है, इसके ऊपर घास है, यहाँ पे मेरा याक आएगा, यहाँ पे आपकी बकरी आके काम कर सकती है, चलो ये बाउंड्री बन गई। तो ये पहाड़ से लेके उस पहाड़ तक ये मेरा है, ये इस पहाड़ से लेके इधर तक आपका है। ये तो जब ब्रिटिश आए हैं, और ब्रिटिश की एक बड़ी सिंपल पॉलिसी थी, दैट्स द रीजन दे वेंट इनटू अफगानिस्तान not once but twice, even after a disastrous first expedition. Why did they go into Tibet? Why did they go into Burma? They were constantly pushing your boundaries as far away as possible, right? उनका पूरा concept ही ये था कि push your frontiers away, create your buffers. Exactly what you are talking about. The Chinese have done the same thing. अगर अब चाइनीज के पास 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स हैं, उनके हर एक के साथ पंगा है। आपने ताइवान की जिक्र की, अब 2018 में जनरल लुम्बा और मैं दोनों गए थे और नेटो का कॉन्फ्रेंस था, जहाँ पे वी वर द 2 इंडियन स्पीकर्स। वहाँ पे 30 गाइज वर स्पीकिंग, अबाउट 1500 ऑफिसर्स, साउथ अमेरिका, ये वर्ड वाज पैक्ड। 3-4 दिन का कॉन्फ्रेंस था। एंड ऑन द सेकेंड डे दे टुक अस इन एन एयरक्राफ्ट टू, का एक आइलैंड है जो 3 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द मेनलैंड, जहाँ पे वो माtsui। सारे केव वगैरह हैं। दे मेक सम डेडली अल्कोहल दे, जो उन्होंने हमको एक एक क्रेट पकड़ा दी थी, 67% अल्कोहल। आई शुड गोना इवन ओपन दिस एंड स्निफ इट। तो जब हम वापस आए, वी जस्ट लैंडेड इन अ C-130। जब हमारा एक एलओ था, मेजर जनरल था, तो वो सेट की कुणाल, जस्ट आई वाज स्टिंकिंग, क्योंकि वो केव में गए थे, इतनी ह्यूमिडिटी, और बिल्कुल बास आ रही थी शर्ट में से, क्योंकि स्वेट स्वेट स्वेट, वो केव्स के अंदर जाओ तो वहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं था, कुछ नहीं था। सो आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग, कि अपने होटल रूम में जाऊंगा, अपना कभी एक टेक अ शावर एंड आई फ्रेशन अप एंड गेट इनटू अ फ्रेश शर्ट। मेरे से अपनी शर्ट की स्मेल बर्दाश्त हो रही थी, इतना बुरा हाल हो रहा था। उसने कहा आप इधर आइए, आपको जस्ट स्टेप असाइड। वहां पे एक हेलीकॉप्टर था, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें आइए, एंड वी टुक ऑफ। Hey, where the hell are we going? And why have you plucked me out of the rest of the group? So we went, and वहाँ पे we had a meeting with the president. We had met her the previous day,
And my 62 book had given me a little bit of prominence among the Taiwanese also. So I had, she told me, she said, I've been briefed. I haven't read your book, but I've been briefed about it. What are your? Do you have any particular? She said, I've got 10 minutes. Can we? So I said, ma'am, आपके 14 कंट्रीज के साथ, चाइना के 14 कंट्रीज के साथ बॉर्डर्स थे, सारे डॉक्यूमेंटेशन जितने भी हैं, ट्रीटीज हैं, वो सब आपके पास है, क्योंकि जब कुमिंगटॉन्ग गवर्नमेंट इधर आई है, आप इधर आ गए हो, सारा आपने लेके आया। म्यूजियम में रखा हुआ है। मैंने कहा फर्ज कर दो, फर्ज कर दो, आप नए नए ट्रीटीज निकाल दो, इनको जस्ट पुट द ब्लडी डेलाइट, उनकी हवा हटा दो, मंगोलिया के साथ इनका ये प्रॉब्लम। मैंने कहा उसमें थोड़ा सा चाय का पानी डालो, अपने आप वो पुराना मैप लगेगा। यू नो, बेसिकली इन अ लाइटर वे, आई सेड दैट, तो हंसने लगी। शी सेड आई विश द इंडियन गवर्नमेंट थॉट दैट वे। देन वो हमारा एयर इंडिया ने कोई मैप छापा था जिसकी 6 मिलियन कॉपीज हमको जलानी पड़ रही थी उन्हीं दिनों में, क्योंकि उन्होंने कोई आरओसी और कुछ चाइना हैड ऑब्जेक्टेड। या सो यू नो, वी नीड टू थोड़ा सा हमारा ताइवान के साथ तो इन एनी केस वी शुड बी, बिकॉज इट गिव्स यू, उनका सबसे बड़ा इनसाइट चाइनीज थिंकिंग में तो चाइनीज का अपना है ना, व्हाई आर वी नॉट डेवलपिंग दैट ओपनली, है थोड़े या बहुत थिंग्स आई एम श्योर, बट नहीं हो रहे हैं यू सर, नो, देयर देयर इज हैपनिंग, I know इट्स हैपनिंग। हो रहा है, but it's very interesting because you see China will not rest. Two tigers on one hill, तो उनका फिलोसफी है, वो आपको किसी ना किसी चीज में उंगली करते रहेंगे। अब आप रिएक्टिव रोल में आप बैठे रहिए तो क्या बैठे रहिए, आप यू आर प्लेइंग कैच अप। टुडे अभी मैं आपसे कुल्लू से बात कर रहा हूँ, अभी चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, ये कर दिया, अब हमारी रोड बनने लगी हैं, टनल बनने, अभी इस टाइम तबाही आई है, जब ब्यास में एक फ्लड आया, हम जो वी कैनॉट फॉरगेट कि भैया हम सदर्न साइड ऑफ द हिमालयस में बैठे हुए हैं, हमारा जो है हिमालय कच्चा है, वो बिल्कुल क्रम्बल हो जाएगा। आप हर एक चीज में उनको मैच ना करें तो कुछ और तरीके ढूंढो ना। आपकी जो एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है टू कीप लद्दाख इन द गेम, इट्स वेरी गुड। आपने उसको कितना डेवलप किया है। Today we are capable of maintaining a hell of a lot of stuff in Leh and all that. We've built airfields at Thois. We've got all kinds of things. So just because they have a railway line does not necessarily mean we run a railway line. आप पूरा अपना environment भी तो देखिए ना थोड़ा बहुत। Because enemy is not only outside, yeah, enemy is within. आधी विद चीजें इन। आपकी यहीं से क्रम्बल होगी तो आप कहाँ जाओगे? So it's very important that we have a very cohesive kind of a approach towards China. And one thing is very clear कि जो 62 का जो हम ये लड़ाई हारे हैं, we have lost it because of very poor leadership and generalship for various reasons, which is basically also Nehru's promoting and pushing people like Kaul, etc. These are things which should not happen again. Many people feel they are हो रही हैं फिर से, लेकिन आप ये एक दो चीजों पे आप बिल्कुल आपकी होली काउज हैं, क्योंकि उनको आप टेम्पर करेंगे तो आप प्राइस पे करेंगे। एक तो है कि आप आजकल तो लड़ाई किस लेवल पे हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन पे तो 90% तो उसी पे। अब लद्दाख में हुआ क्या, गलवान में 20-20 में ये वो ऑपोजिशन कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वी आर नॉट इवन स्पीकिंग विद वन वॉइस ना। तो आप यू आर क्रिएटिंग, fault lines, you're creating cracks, you're creating divides, which China will always use. आपका मणिपुर में प्रॉब्लम है, उसमें भी चाइना का हाथ है। आपका जी। नागालैंड में प्रॉब्लम है, चाइना का हाथ है। उसमें मिजोरम में वो, क्योंकि वो सिटवे हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, उनको पोर्ट्स का ये है वो है, दिस इज लार्जर गेम जिसको समझना पड़ेगा। एंड यू हैव टू स्टे अहेड ऑफ द गेम, एंड उसके लिए यू हैव टू बी एब्सोल्युटली, आई टॉक, जितने भी मैं लेक्चर देता हूँ या जो भी कहीं भी बात करता हूँ, मैं एक ही चीज पे जिक्र करता हूँ कि यू हैव टू थिंक फोर्ट्रेस इंडिया। एंड फोर्ट्रेस इंडिया डज नॉट नेसेसरली मीन कि सिर्फ फौज फौज करेगी। जब आपका या कांधार का हाईजैक हुआ है, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 5 इंडियन पासपोर्ट प्रोड्यूस कर दिए ना, और आपका पूरा केस तो वहीं पे खत्म हो गया कि देखो ये तो इंडियन सिटीजन, इनके पासपोर्ट्स हैं। अब आप इसको देखिए, ये मैं एग्जांपल देता हूँ कई जगह। मैंने कहा एक टाउट बॉम्बे में, उसने आपसे 5-5 हजार रुपए लेके उस टाइम में 25 हजार में 5 पासपोर्ट बना दिए। उसका तो खानदानी पेशा है कि क्या है, वो तो अपना, वो तो सोचता है मैं कुछ गलत भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, सिस्टम अलाउ करता है तो मैं कर रहा हूँ, व्हाटएवर ही, उसका लॉजिक है। लेकिन वो नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच तो उसी ने किया है ना। जी।
ये जो बच्चे जो आपकी रेव पार्टीज हो रही हैं, ये हो रही हैं, स्मैक खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, अपनी गाड़ी की विंडो डाउन करके 5,000 रुपए का ये ले रहे हैं, ये पैसा जा खा रहा है। वही तो गोलियां चल रही हैं आपके, परसों 5 आदमी मारे गए हैं कश्मीर में, इसकी फंडिंग कहाँ से आ रही है? यू आर पेइंग एब्सोल्युटली। फॉर इट विद ऑल योर ब्लडी नॉनसेंस यार। सो ये फोर्ट्रेस इंडिया का जब तक आप सोचेंगे नहीं, जब तक आप इसको बिल्कुल, you have to make sure there are no fault lines, and we have to start thinking ये बिल्कुल ही कि जो भी आप बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोलना पड़ेगा, क्योंकि everything can be a weapon in the वेपन। in the wrong hands. जी। जो इसराइल में हुआ सर, उसके बाद तो और भी दिखता है, आपका बॉर्डर्स आर जस्ट बॉर्डर्स। ठीक है, जब वो एक बार ही अंदर घुस जाएंगे तो फिर क्या करेंगे आपके साथ, ये भी पता है हमको। एंड आज तो See, इसराइल इसराइल सब लोग कर रहे हैं सर। पीपल हैव फॉरगॉटन कि 1947 48 में हमारे साथ यही हुआ कश्मीर में, 65 में फिर से यही हुआ कश्मीर में, 90s में फिर से यही हुआ कश्मीर में। परसों उसके एक महीना पहले 5 एक आदमी महीना अभी पहले मरे, आपके 44 मरते हैं, फिर सब खड़े हो जाते हैं कि पुलवामा पुलवामा। जो मारो। 5 6 2 3 इट्स द सेम स्टोरी, नंबर्स आर डिफरेंट। एब्सोल्युटली। सी इज़राइल का भी हमारा, वी आर कॉट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, क्योंकि हमारे को वी बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। So we can empathize with Israel for the way they are also trying to control things. We have to, because हमारे को भी तो we are the receiving end of the same thing. At the same time, you also feel for the people of Palestine. बच्चे मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है. Nobody wants to see that. It's a way, but that is what the whole game is. Both sides are, eventually क्या होगा? Eventually Israelis को भी मालूम है कि आप पूरी तबाही कर रहे हैं, वो यू आर स्पॉनिंग a whole generation of terrorists. वो आएंगे 20 साल बाद, जो आज बॉम्ब हो रहे हैं, दे विल बी कंप्लीटली रैडिकल और व्हाटएवर थिंकिंग, but at the same time, what choice do they have? Intelligence failures every time. Let me tell you, it all boils down, whether it is Kargil, whether it is Kashmir, whether it is any damn thing, it is always intelligence failures. और इंटेलिजेंस फेलियर जब आपके मुंह पे लगता है, फिर आपका रिएक्शन कई बारी उसको और भी आगे ले जाता है, क्योंकि फिर उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है। वेरी दैट इज डेंजरस ट्रू सर। गेम, वेरी 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 डेंजरस वेरी। गेम। वी हैव टू कीप, एंड वी आर नॉट एज इम्यून फ्रॉम इजराइल, कि हो क्या रहा है, ना। क्योंकि आपके साउथ इंडिया में, केरला में, इधर उधर काफी हुए हैं, वो तो बात दूसरी है कि इट डिडंट गेट आउट ऑफ हैंड बियॉन्ड अ पॉइंट, बट द सिचुएशन हैजंट येट अभी पूरा सिमर डाउन नहीं हुआ है, और इसका डेंजर बहुत है, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है, मैं तो सर एनीथिंग कैन ओपनली बोलता हूँ, इसराइल अगर सक्सेसफुल हो जाता ना, अगर वो 3 तरह से आके हिट करते हैं इनको, वी वर नेक्स्ट। आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स ऑन द चैनल सर, कि वो टेस्ट ट्रायल था, एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ पर होता। और यहाँ पर वो टेररिस्ट ग्रुप वूप तो अलग थे, यहाँ पर 2 कंट्रीज होती हैं आपके ऊपर। तो दिस इज समथिंग आई, मैं तो काफी टाइम से बोल रहा हूँ सर, पीपल कॉल मी अ हॉक फॉर सेइंग दिस। मेरे को तो काफी लोग बोलते हैं तो बहुत अग्रेसिव है, बट I'd rather be देखो, aggressive rather than be there are stupid. no hawks, there are no doves when the firing starts, okay? Yeah. Everybody get blown to bits, yeah. मैं कारगिल की लड़ाई फिल्म फिल्म की थी, एक चीज मेरे को बड़ा क्लियर लग गया है, उसमें आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, कुछ भी हो, आपका कोई भी रिलीजन हो, जब गोला आपके सिर पे गड़ेगा, वही वही आपके चिथड़े होंगे, वही रंग खून का बहेगा। और यही है कि यू नो यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स, इट्स अ लार्जर गेम, एंड यू हैव टू स्टे अब्रेस्ट ऑफ इट, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा, और आजकल सोशल मीडिया में ये वो इतना ज्यादा फॉल्ट लाइन्स हम क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को सोचना पड़ना है कि लिसन, गेट गेट रियल यार, डोंट अननेसेसरली से थिंग्स जिसकी आपको कोई चीज के बारे में नॉलेज मालूम नहीं नहीं है। है। हाँ, बिना सोचे समझे आप बोले जाओ तो 62 में भी तो वही हुआ है ना, इंटेलिजेंस जी। फेलियर ही तो हुआ है। इट्स एन इंटेलिजेंस फेलियर एवरी टाइम। इंफॉर्मेशन इज 90% ऑफ द गेम, एंड लेट मी टेल यू, एब्सोल्युटली। आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, आपके ये हमारे सबके पास ये हैं, ये सब, एवरीथिंग इज बीइंग टैप्ड, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग, आप जो बोलते हो सब 50 लोग सुन रहे हैं, एंड चाइना इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन साइबर वॉरफेयर। करेंगे वो, क्यों ना करें? अगर आपके पास रिसोर्सेज होते आप भी वही करते। आप भी वही करते हैं, एब्सोल्युटली सर। सर लास्ट एक छोटा सा सवाल पूछूंगा मैं, जस्ट टू रैप अप दिस दिस वंडरफुल डिस्कशन। एंड आई मीन आई जस्ट लाइक टू इन्फॉर्म ऑडियंस कि मैं सर को तंग करता रहूंगा, क्योंकि वॉर्स के बारे में मेरे को सीखना है। एंड यू नो
हम लोग बैटल स्टोरी जो होती है उसके बारे में बहुत चीजें करी हैं। जो आज हमने सर के साथ बात करी है इज द प्रीलूड टू वॉर, कि वो वॉर कैसे हुई। एंड दोज आर थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज वहां पर गलतियां होती हैं एंड वहां की गलतियां एक्चुअली फॉल डाउन, जैसे सर ने बताया, इन टू द एक्चुअल बैटल, एंड जहां पर फिर हमारे जो फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं उनको उसका प्राइस देना पड़ता है। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि 62 में जो हमने फाइनली जो जब वॉर खत्म हो रही थी सर, एंड काफी लोग बोलते हैं कि उस टाइम तक थोड़ी रियलाइजेशन थी कि कुछ करना चाहिए, ये है वो है, नेहरू ने यूएस में चिट्ठी लिख दी थी, ये हो गया था वो हो गया था। द गोंग टू क्लोज द वॉर, जब वो घंटी बजी है कि अच्छा भाई बस, उस टाइम पे क्या रिएक्शन था सर लोगों का पॉलिटिकली, आर्मी में? आई मीन बिकॉज एक एक कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो होगी भाई, छितर पै गए। सो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम? It's a very interesting question because two things happened. Again, massive intelligence failure. हमारा जो काउंसलेट था उनको चावल नाई ने बुला के 19 तारीख को बता दिया था, 19 नवंबर को बता दिया था कि हम कल यूनिलैटरल सीज फायर करने वाले हैं। अब ये किस मिट्टी के बने हुए थे वो भगवान जाने, या क्या व्हाट दे वर स्मोकिंग गॉड नोस। इन्होंने बैठ के उसको डिसाइफर करने बैठ गए और इन्होंने इसमें 24 या 36 घंटे का डिले मार दिया कि ये सिग्नल आप क्या डिसाइफर कर रहे हो, जब चाइना की ये रिपोर्ट, आप उसके प्राइम मिनिस्टर ने आपको बोला हम कल सीज फायर कर रहे हो, उसमें कोड में क्या डाल रहे हो आप। एनीवे देयर वाज अ डिले, so the information never came from there. Next morning, PTI broke the news of the Chinese surrender. Government of India had no idea. Shastri was the home minister. He had no idea. The Chavan had just taking over as the defense minister. He had no idea. मैंने प्रधान के साथ उनके जो पीएस थे उनसे बात की थी इस बारे में, तो किसी को नहीं मालूम था। हमारा रिएक्शन क्या था? was that of relief because we were on the run. तेजपुर में तो ऐसी बुरी हालत थी कि पूछो मत, कि ये तो बस सब कुछ छोड़ के नेहरू यूएस को तो जो चिट्ठी लिखी वो लिखी, जो रेडियो ब्रॉडकास्ट उन्होंने किया है, वही सेड गुड बाय टू द पीपल ऑफ असम, इज शॉकिंग। ओके कि भाई अब तो हो गया है, अब तो दिग्बॉय भी गया, अब तो ये भी गया, जस्ट शोज दैट यू हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन एनीथिंग। सो ऑब्वियसली देयर वाज रिलीफ, बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट ऑन द सेम डे he had a meeting with Thorat. They sent an aircraft to Pune. They got him back there, and he asked Thorat. Thorat, as he entered, वो बैठे हुए थे अपने स्टडी में, एक सिगरेट हाथ में ली हुई थी, उसको कैंची से काट रहे थे छोटे छोटे पीस। थोराट आए, वही लाल किला वाली फाइल लेके गए थे, वो हाथ में पकड़ी हुई थी जो मेरे पास थी बाद में, और उन्होंने कहा कि अब क्या होगा। तो थोराट से कुछ नहीं होगा, वापस चले जाएंगे। तो नेहरू stopped cutting the cigarette, looked up at him and said, "What are you talking about?" He said, "Sir, they cannot sustain this. इनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन पूरी खुली हुई है, ये भी बेवकूफ नहीं है, इनको मालूम है 5 डिवीजन अब एयरलिफ्ट हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सीधा अपने क्लेम लाइन पे ये वो निफा में विकेट करेंगे और ये उस साइड में कुछ नहीं करेंगे। वो जो उन्होंने क्लेम लाइन लेनी थी उन्होंने ले ली। तो नेहरू सेड कि हाउ डू यू नो ऑल दिस? सर ये फाइल में है, मैंने आपको ये एक्सरसाइज कंडक्ट की थी। तो नेहरू इसको फाइल को लेके पढ़ने लगे। He spent about 40 minutes looking at it while Thorat was just looking at him from across the table. In fact, Thorat को उन्होंने इसलिए बुलाया था क्योंकि उनको कन्विंस कर दिया गया था कि इनको चीफ बना दो अब। This is also fairly well known fact. फिर इन्होंने इसको कहा कि why was this not shown to me? So that's when Thorat made the mistake. You want to call it that? He said, your defense minister was there. Mr. Krishna Menon was shown. जैसे उसने कृष्णा मेनन का नाम लिया, नेहरू ने फाइल लेके जमीन पे फेंकी और he exploded. He said, Krishna Menon, you people are obsessed with Krishna Menon. वहां उन्होंने बोला ना, डोंट यू नो व्हाट अ इंटेलेक्चुअल जायंट ही इज। ये तो थाट की किताब में भी है, और ये भी मैंने भी इसके बारे में पूरा पूरा लिखा हुआ है कि हुआ क्या। The Chinese had no option but to go back, but only these people with a certain sense of the overall picture knew this ना, बाकी सब तो भग दिए थे वहां से।
अब आप एक बारी भागे, उसके बाद आप अपने बैठ के किताबें लिखते रहो, एग्जॉनरेट करते रहो अपने आप को कि मैंने ये किया, वो किया, नेहरू की गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी गलती। अरे तुम लड़े नहीं हो यार, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारा काम है लड़ना। पीछे क्या हो रहा है किसी और का प्रॉब्लम है। पर वही बात आ गई ना फॉल्ट बट ये लाइंस की। वो कृष्णा मेनन का सर कभी पता नहीं, चलो मैं एक छोड़ा, व्हाट इज द रीजन सर, ये माइंड ब्लॉक क्या था सर? व्हाट वाज दिस ब्लॉक कि वो ही इज व्हाट, ही इज द बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड क्या? नो, लेट्स नॉट बी वेरी, लेट्स नॉट यूज दैट। वो काला ब्लश कृष्णा मेनन पे भी नहीं यूज करना चाहिए। हर एक आदमी में 10% गुड होता है, 10% बैड होता है, 80% ग्रे होता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ। हम्म। कृष्णा मेनन इन 47 48 इन द यूएन एंड ऑल दैट, इन्होंने तो अमेरिका अमेरिका पूरे वेस्टर्न ब्लॉक की धज्जियां उड़ाई हुई थी। ही वाज at one level he really carried the flag for you at that time। तभी तो उसको तो मैन यूके नॉट के फिट फॉर द जॉब दैट ही वाज डूइंग, वो आप ये एग्जैक्टली वो बोल। डिफेंस में आने का यहाँ पे, फिर वो जीप का स्कैंडल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सी डिफेंस मिनिस्ट्री हैज वेरियस एंगल्स टू इट आल्सो ना। प्रोक्योरमेंट ये वो, मेरे हिसाब से तो जब तक ये आप मिक्स करते रहोगे ये आपका प्रॉब्लम होएगा ही होएगा। बट देन इफ यू डोंट मिक्स इट, हाउ डू यू प्रोसीड? You see, so it's a devil in the deep sea। कृष्णा मेनन Yeah. was कृष्णा मेनन की कई सारी क्वालिटीज भी थी। लेट्स नॉट बी, आई मीन ही हैड द वेस्टर्न ब्लॉक ऑन द हॉप। या एक बंदा था जो खड़े होकर उनके आंख में देख के आंख लगा के कुछ बोलने को तैयार था। तो मैं ये कह रहा हूँ, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम। 62 में he was yet by that time become obnoxious, it become difficult to talk to। वो सोच रहे थे कि मैं भगवान हूँ, बाकी सब साले लाइन में खड़े करें। रहो अपने आंखें नीचे करके, मेरे आंख में नहीं। ये इसी आदमी लोग भी इवॉल्व होते हैं। जो बटालियन कमांडर बहुत अच्छा हो सकता है, वो ब्रिगेड कमांडर बन के बिल्कुल ही मेट। बोगी सेन का केस ले लीजिए। यू नो एज अ ब्रिगेड कमांडर ही फ्लू इन विद द, उसमें भी कहानी है कि उसने अपनी कहानी बढ़ा चढ़ा के स्प्लेंडर वॉज द थ्रेड में अपने आप को हीरो बनाया हुआ है। लेकिन और लोग थे, बट फैक्ट इज दे स्टिल डिलीवर्ड ना। बट one of the biggest culprits of 62, along with Malik, Thapar, etc., is Bogi Sen. In my view, in many ways, he's a bigger culprit than Call। कॉल और थापर। So, you have to keep all this in mind। And ये सब अब वही है कि human frailties भी देखनी पड़ती हैं। Best man for the best job at the right place, the right time। यस। That is what the country has to do, rather than किसका भतीजा है, किसका ये है, इसका कास्ट क्या है, इसका ये क्या है, which we are obsessed with। Yeah। So I must say, sir, you're the best man on the job to educate us about our military history. मैं I think ये चीज बोलूंगा आपको। there's some very good people who are writing some very good stuff। नहीं, you are, sir, but there's also a way of storytelling, which is very critical. Writing is one thing, sir. Keeping and being able to actually tell that story in a way which is very, very easy to kind of take in. That is the most important thing, sir. And मैंने आपका podcast देखा था, and that's what I felt. उसके बाद आई बीन ट्राइंग, बट उसके बाद ऐसे कल अजय रैना ने हमको कनेक्ट कर दिया। बट आई वाज, फॉर मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, क्योंकि आज आज की जो जनरेशन है इसको याद होना चाहिए ये चीजें, एंड दे मस्ट रिमेंबर व्हाट इज हैपेंड। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ सर, जैसे लोग मेरे साथ जुड़ते रहते हैं सर, नए नए लोग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल राइट कि यार ये तो हमको पता ही नहीं था, क्योंकि पढ़ने I का think आज इतना जिसका शौक है आपने नहीं अभी सर। जिक्र किया है, जो आपने अभी जिक्र किया है कर्नल रैना का, let's just take a second and talk about him। Now here is an officer who's a gunner, and the kind of perspective he is bringing into the Kashmir thing, because he is not from the valley। Okay, he is talking a language which his facts, his knowledge of that area, this information existed. He has managed to dig it out and correlate it। I think a person like him should be actually be mandatory in schools, etc., for you to really understand हुआ क्या। एब्सोल्युटली, पर एब्सोल्युटली सर। उसमें क्या होगा, अभी भी लोग शुरू हो गए, अरे यार रैना यार वो थोड़ा थोड़ा वो जम्मू का है, वो पर्सपेक्टिव बोल रहा है। ऑब्वियसली डैम इट, you have to have, the problem is I don't think he's giving you a Jammu perspective, he's giving you an Indian perspective। It may be the only thing is he's speaking with a Jammu accent। Okay, हाँ, but he's वो पहली बार ही आपको वो बता रहे हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। There are a lot of जी, things where even I'm wrong, where in, like, for example, uh, what actually happened in Baramulla, what actually happened, these are stories which we dig up, which was what was the common things। But
the kind of research people like him are doing, and there are others also who are now emerging, especially military history now is becoming a very you know what should I say? It is now becoming a popular subject. अभी हम वेलम बॉयज में हम ये मिलिट्री हिस्ट्री सेमिनार भी करते हैं. 7 years we've been doing it. We've been inviting people to come and talk. Suddenly, the concept of military history is now becoming accepted. Military history now needs to be put into schools, but it has to be an objective military history, not a कि मैंने एक मशीन गन लेके 4 आदमी मार दिए जब मेरा ये नहीं, that kind of stuff is not वो नहीं exactly है what. सर, नहीं. Non-jingoistic has to be realistic. You have to be willing to tell the truth, even if it is shameful. खड़े अगर आप लेसन्स क्या सीखोगे? अभी 25 साल हो रहे हैं कारगिल के. We are now working on a Kargil 25 book where we are talking to individuals who have participated, and let's see, different aspects are now coming out. Unless those aspects come out, you will never know, and you will make those same mistakes again and again. 62 के बारे एब्सोल्युटली में, करेक्ट. it took so many years for Neville Maxwell का became the watchword on 62. जो उसने जो चौधरी ने उसको फीड किया था उसने डाल दिया. He was basically a completely his own orientation, everything very well known, and generations believed it. In fact, when my book came out, I remember General V.K. Singh and Mr. Subramaniam Swamy and all these people were there. At one point, which Mr. Subramaniam Swamy made, he says, finally, somebody is pointing out a different perspective from what Neville Maxwell has said. And I, though it was my book, he was talking in a positive way. I tended to agree with him on that. Yes, that somebody needed to do it. And वही है सर, एंडरसन ब्रिक्स रिपोर्ट, नेवल मैक्सवेल, यही है. दिस इज द दिस थिंग. Anderson वो बुक्स रिपोर्ट अभी कभी निकलेगी नहीं. ओके, एक चीज आप निकलेंगे नहीं बाहर. वेरी क्लियर ऑन दैट. उसमें क्योंकि उसका आई थिंक आई नो द रीजन, बट देन इट्स स्पेकुलेशन, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. बट उसमें ये 62 को तो ऑफिशियल पॉलिसी चौहान साहब की यही थी ना. नो स्केपगोट्स, नो स्केलेटन्स, लॉक ऑल कबर्ड्स. बिगेस्ट ब्लडी मिस्टेक बिकॉज द सेम फेलोज जो वहां से भागे थे वो कहां तक पहुंच गए बाद में. Yeah, Or they have impacted history in a very negative way again and again and again. sir, they and their future generations, if I may say this, sorry, but मैं पर कभी बोल. अभी भी लगे हुए हैं कि भैया वो मेरा वो चाचा था, मैं अब ये फिल्म बनाऊंगा, उसको हीरो बनाऊंगा, ये करूंगा. अरे बाबा, बी रियलिस्टिक यार, बी रियलिस्टिक. Absolutely, absolutely. Sir, thank you so much for spending this time with us. I mean, for me, it's been a railroad journey to go through this, and I hope all the audience is going to appreciate this. And I request you कि आगे भी हम लोग ऐसे करते रहें सर. नेक्स्ट एनी टाइम आई एम ऑलवेज अवेलेबल. नेक्स्ट आपको मैंने तंग करना है 65 पे, बिकॉज 65 की स्टोरी किसी को नहीं पता सर. लोगों को बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि इसके अंदर कोई ग्लोरी नहीं थी ना सर. आई बिलीव नहीं, ग्लोरी तो बहुत थी उसमें एट वन लेवल, बट 65 की जो कहानी की किताब भी है जो वेस्टर्न सनराइज, मेरे हिसाब से इट्स perhaps a better written book than 62, because naturally even I evolve. I also make mistakes. Yeah, I made mistakes in 62 which I corrected in 65, and उसमें भी I want to गलतियां. read that book and then get you for this thing sir. मैं order करूंगा आज बैठ के, so that I can read it and then I will get you for the podcast, because पढ़ने के बाद मेरे को आपका thought process पता चलता है, and then it's easy for me to grasp आप क्या बोल रहे हो, and then easy for me to kind of build on that further. क्योंकि I am personally a big China watcher sir. मैं बहुत देखता हूँ. दिन में भारत की न्यूज़ तो मैं देखता नहीं ज़्यादा. मैं ज़्यादा चाइना में घुसा रहता हूँ. आजकल थोड़ा इजराइल की तरफ देखता हूँ, बट ठीक है. अभी हम जून में केंजमाने गए थे. जी. It was a very nostalgic journey because I had taken two of my former masters from Doon School. Mr. Pramod Sharma, जो बाद में प्रिंसिपल मेयो के रहे हैं, और Mr. R.P. Devgan, who taught me English. Both of them taught me. Mr. Pramod Sharma taught me chemistry. And we went and we got to the confluence of the Namkachu and the Namgyangchu. And I was having a tough time that my knees shouldn't buckle under the sheer emotional drain of what one was experiencing. मैंने नामकाचू हेलीकॉप्टर से देखी हुई है, मैंने हतुंगला साइड से भी, उस साइड से भी जाके उसको नीचे तक देखा हुआ था. लेकिन एक्चुअली नदी पे पहुंचना, व्हाट इट एक्चुअली मेंट, एंड व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज, जैसे ही हम सेला क्रॉस किए, वहां पे हम रुके हुए थे, भी वजह से हैविंग वो जो पास पे एक शैक था, वहां पे वो
मैगी नूडल्स हमको दे रहे थे, चीज़ वीज़ बना के। तो एक ऑफिसर आया, ये ग्रेफ का था, कैप्टन साहब था, सैपर ऑफिसर ऑन डेपुटेशन। तो पता नहीं कैसे उसको पता चल गया व्हाट माय नेम वाज, सो ही सेड, सर यू आर सो एंड सो। आई सो सर जस्ट जस्ट स्टे हियर फॉर 10 मिनट्स, मेरा हट नूरानांग में, मैं अभी आ रहा हूँ। तो जीप में बैठा, खट से गया, वापस आया, 62 की बुक लेके आया, कहता है सर इसको साइन कर दो। तो आई वाज फीलिंग सेला के टॉप पे बैठ के साइनिंग योर ओन बुक। वहां से जो हमारी जो जर्नी गई है थ्रू तवांग टू, the entire Lumla area, we had lunch with one of the brigade commanders there, Brigadier Lal, Zimithang, ये वो, जो अफसर मिल रहा था सबके पास 62 की किताब थी। वहां Damn पे good, बैठ sir. I was signing more copies there than even at the Bharat Post, which is just before Kenzemane, there was an officer, वो तो देहरादून का ही निकला, he was an Gurkha officer, uh, उसके पास भी थी। And what I was happy to see was that all those books were being read. None of them were in pristine condition, so they had been leafed through a hell of a lot. So in a way, one feels one has been able to contribute to That's some very extent, good, sir. It's very but good. it's Very, very yeah. good. Because हिस्ट्री का एक रिक्वायरमेंट यानी एक नीड बन के आ रही है बाहर से, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, लोग पता करना चाहते हैं, लोग बुरा जो इतने टाइम तक अभी तक रिग्रेट नहीं करा है वो करना चाहते हैं। दैट समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ, बिकॉज़ टिल द टाइम यू डोंट रेकॉग्नाइज विद योर हिस्ट्री, सो यू कांट लुक इनटू द फ्यूचर। वो Yes. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। सो थैंक यू सो And मच सर all, फॉर डूइंग ऑल द एफर्ट एंड डूइंग दैट। my pleasure, absolutely. But while just before we wind up, we are just या, releasing another illustrated military history of India in 2 volumes. ओह It's got फैंटास्टिक। something like, it's got about 2,500 photographs and paintings, and is सर प्लीज सेंड मी backbreaking. द लिंक, आई पुट इट हियर इन द दिस थिंग एंड अभी निकलने दो, अभी हमारे को माय पब्लिशर इज पंकज ऑफ ब्राउजर, वो अच्छा, रोज मेरे को कहता है सर इसको खत्म करो। मैं कहा भैया एक एक चैप्टर पे, एक एक पेज पे भी यहाँ पे जान जा रही है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रामायण एंड इट कैरीज ऑन, फर्स्ट वॉल्यूम फिनिशेस एट द वाओ! mutiny, and then the second one picks it up from there and comes up till the Kargil war, or rather the turn of the century. वो अब स्कूल्स में डालना है। मैं सीडीएस साहब को भी दिखाई थी अभी उसका पीडीएफ, दैट विल बी वन वर्किंग। बुक टू रीड सर। I want to get it to every child in the country. I'm not interested in institutions. ये हर एक बंदे के पास हाथ में होनी चाहिए। Just as not just my book, but all these other books which are coming out on military history. Children are the most receptive. यार अभी मैं ये 62 की किताब, जब एक बारी डून स्कूल में हमारा एक बुकलेट फेस्ट हुआ था, वहां पे उनके सबके पास बजट था, तो वो कई सारे 62 की किताब और ख्याजन की किताब भी उठा रहे थे। तो मैंने कहा यार, जस्ट बिकॉज आई एम हियर doesn't mean you have to buy it. But what I was interested, I met some of these boys later. All of them had read it, and their perception of what actually happens is actually very different. Just before we wind up, I'm going to take half a minute more. प्लीज सर। We in this military history thing we started in Vellum Boys now 7 years ago. The first lecture before the seminar were 40 schools this year from all across India, Mayo College, Scindia, ये वो कोई गैंगटॉक से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, each one sending a delegation of 12 children as part of a syndicate. वाओ! तो जब हमने इसको शुरू किया था, तो पहले मैंने एक टॉक की थी वेलम बॉयज के अंदर ही, वेयर आई सेड लुक, दिस इज व्हाट वी प्लान टू डू, दिस इज आवर ओवरऑल मिलिट्री हिस्ट्री, बट वी विल, हम बेसिकली 1947 के बाद ही लेंगे, क्योंकि अगर हम आपको अभी चाणक्य के बारे में बताने लग जाएंगे तो आपका वही हिस्ट्री की तरफ जो यौन यौन और सो जाओगे। तो हम आएंगे वापस इस पे, पर बाद में आएंगे, पर पहले हम आपको कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री से शुरू करते हैं। तो मैंने उनको ये लेक्चर देने के बाद आई आई एक्सप्लेन टू देम कि कैसे करना चाह रहा हूँ, पूरा स्कूल बैठा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा 47 48 पे भी आई ड्वेल्ट अ लिटिल बिट ऑन व्हाट हैपेंड। अब जब खत्म हुआ तो एक लड़का खड़ा हो गया, सफेद कुर्ता पजामा, बारिश हुई हुई थी, आउटडोर थिएटर था, तो दैट एम्बियंस वाज ब्यूटीफुल। और उसके ऊपर स्कूल स्टाइल से करता है जो भी करता है, तो उन्होंने एक स्पॉटलाइट लगाई, राइट। उस पे उसको माइक चढ़ा दिया, और उसके चश्मे ग्लिंट कर रहे थे। अब मैं वहां खड़ा हुआ पोडियम पे नीचे इन द वेल। तो मुझे कहता है कि सर थैंक यू, माय नेम इज सो एंड सो, आई एम फ्रॉम क्लास 7D। तो मैं मेंटली, मैं 7 मींस 13 साल का होगा। फिर मुझे कहता है कि सर आपने हमको काफी अच्छा ओवरव्यू दिया है कश्मीर के ऊपर कि हुआ क्या 1947-48 में।
लेकिन सर जो आप बोले हैं वो इंडियन पर्सपेक्टिव है, पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव क्या है? आई वाज सो टेकन अबैक, मैंने कहा यार ये 13 साल का बच्चा मेरे को ये पूछ रहा है कि आप हिंदुस्तान की कहानी बता रहे हो, पाकिस्तान की का क्या वर्जन है इस पे? तो मैंने उसको बोला कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? मेरे को खुद सोचने के लिए टाइम चाहिए था। तो ये फिर शुरू हो गया, इसने सोचा मेरे को पर्सपेक्टिव का मतलब नहीं मालूम, तो वो एक्सप्लेन करने लगे, सब हंसने लगे, तो मेरे को थोड़ा होता वो रिलीफ मिल गई। पॉइंट आई एम मेकिंग आरडी इज दैट जब हमको 7 साल हो गए हैं बच्चों के साथ डील करने में, सबसे परसेप्टिव और अच्छे क्वेश्चन, हाँ थोड़े बहुत तो टेढ़े क्वेश्चन वैसे भी आएंगे, पर जो सबसे अच्छे और परसेप्टिव क्वेश्चन है वो क्लासेस 7, 8, 9 से आते हैं। 10, 11 में वो 12 में वो खड़ा जब होता है बोलने के लिए, उसको पहले ही दिमाग में कि मैं स्कूल कैप्टन हूँ, मैं हाउस कैप्टन हूँ, मैं मेरे को लोग देख रहे हैं, तो बेसिक उसका नॉलेज। वो थोड़ा सा वो आ जाता है। आई हैव हम्म। डन दीज टॉक्स एट वेरियस एट द एकेडमीज फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वहां तो कुछ बोलते नहीं है क्योंकि सब कैडेट्स को चुप करके रखा हुआ है। दी जूनियर कमांड लेवल में दे आर्गुमेंटेटिव, at the senior command level they'll hear you out, at the higher command level they'll try and tell you कि आपको कुछ मालूम नहीं, हम हीरोज हैं। अगर आप एनडीसी लेवल पे आ जाइए, ब्रिगेडियर्स वगैरह, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था, क्योंकि वो अपना ही कहीं और चले जाएंगे उसको लेके। तो यू सी व्हाट आई एम टेक्निकलिटीज। ट्राइंग टू से इज कि जो आपका सबसे रिसेप्टिव और सबसे वो जो ऑडियंस है ना, वो आपका स्कूल्स में ही है। और जो हम मिलिट्री हिस्ट्री में कर रहे हैं उससे हमको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्योंकि हम वेलम्स में ही नहीं कर रहे हैं, हम बाकी स्कूल्स को भी कह रहे हैं ये मॉडल है, वापस चाहिए, इसको आप आगे इम्प्लीमेंट करिए। सो इट्स अ गुड थिंग, लेट्स सी क्या होता है। अभी अभी इलस्ट्रेटेड मिलिट्री हिस्ट्री आएगी, इट विल ऐड टू दैट मूवमेंट, लेट्स सी हाउ इट गोस। नहीं सर, आप ठीक बोल रहे हो, बिकॉज हमारी जनरेशन तो सर हमको तो किसी ने सिखाया नहीं है सब। ठीक है, सो हम लोग वी बाय द टाइम वी रियलाइज कि यार दुनिया क्या है, हम तो 30 साल के ऑलरेडी हो गए थे। स्कूल ट्रू। स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, नौकरी स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं क्या हुआ जिंदगी में। एंड एट दैट टाइम आपको पता ही है कि जो भारत की जो हालत थी उस टाइम पे, इट वाजंट सो पॉजिटिव। तो डायलॉग क्या था, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। वही तो बिल्कुल। किसको अपने आप को डिप्रेस करना है किसी चीज में जाके? ये इट्स ओनली नाउ दैट पीपल आर, जब आपको दिख रहा है कि भाई कंट्री राइज हो रहा है, तो पीपल वांट टू नो वेयर वी कम फ्रॉम। यार चलो ठीक है, कुछ गलत हुआ, एटलीस्ट पता तो करो क्या हुआ। बट इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू गेट कैरिड अवे। अभी फॉर एग्जाम्पल अभी जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है क्रिकेट में, दिस इज ऑल्सो ब्रिंगिंग आउट अनदर फेस ऑफ इंडिया विच इज नॉट नाइस। You see, it's a game, it's a sport. You इट्स cannot, जस्ट अ गेम। uh, you can't become. We were collectively behaving like Adolf Hitler and Jesse Owens. यार सच्ची पूछो मेरे को। I mean, जीतना जब आपका पूरी, I mean, you are not there to prove your superiority. It's a game, damn it. You played well. You did very well in the tournament. Hats off to the guys. I mean, incredible performance. उस दिन हार गए, हार गए। अब आगे चलिए ना, उसमें रोना धोना क्या करना। सर मैं तो पर ये जो ये जिंगोइज, ये हम देन वी आर गेटिंग इनटू जिंगोइज्म, कांट अफोर्ड टू डू दैट। वी आर बिकमिंग हम्बलनेस, लाइक द फुटबॉल फैंस, नो वो वी हैव टू रिमेन ग्राउंडेड। हम जब हम अपनी भारतीय उसकी बात करते हैं कि कल्चर फर्स्ट थिंग इज हम्बलनेस। या जिस इम्बाइब दिन दैट। आप वो हो जाओगे, उस दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। चलिए, एब्सोल्युटली, इट्स बीन चाइना को मत ब्यूटीफुल भूलिए। टॉक, इट्स बीन लवली सर, एब्सोल्युटली प्लेजर्स वंडरफुल माइन। सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आदि।